चैप्टर 44। जानवी राघव के फार्म हाउस पहुंच गई और वो अंदर जाने लगी, लेकिन तभी उसने देखा कि आज फार्म हाउस में राघव के आदमी नहीं, देवराज के आदमी थे। तो वो थोड़ी उलझन में पड़ गई, लेकिन अभी उसके ऊपर राघव से मिलने का भूत सवार था, तो वो चुपचाप जाने लगी। लेकिन वो जैसे दरवाजे पे पहुंची तो सामने का नज़ारा देखकर शॉक्ड रह गई। सामने देवराज और अखिल के वो आदमी थे जिनको राघव ने मारा था। वो ये देखकर शॉक थी कि आखिर ये जिंदा कैसे हैं, और अखिल और देवराज बात कर रहे थे। तो जानवी खुद से बोली, क्या बात कर रहे हैं जो इन्हें फार्म हाउस आना पड़ा, और राघव सर की एक भी आदमी नहीं है यहाँ। इतना बोलकर जानवी दोनों की बात सुनने लगी। अखिल बोला, वैसे देवराज जी, क्या सच में आपका बेटा उस लड़की जानवी से प्यार करता है? अगर ऐसा है तो मैं अपनी बेटी राधिका की शादी कैसे करूँगा? मुझे तो लगता है कि सच में, क्योंकि आपका बेटा इतना पागल कर रहा है उसके चक्कर में। देवराज जी बोले, पागल हो क्या अखिल तुम? राघव और प्यार दोनों एक जैसे कैसे हो सकते हैं? वो तो बस उस लड़की को दीवानी बना रहा है खुद के चक्कर में। अखिल बोला, वो कैसे और क्यों? देवराज जी बोले, मेरे बेटे को तो जानते हो कि प्रॉफिट के कुछ नहीं करता वो, और वो जानता है कि राधिका से शादी करने में ही उसका प्रॉफिट है। तो अखिल बोला, तो फिर वो क्यों ये सब कर रहा है? मेरे आदमी को उसके सामने मारने के दिखावा क्यों कर रहा था वो? देवराज जी गिलास का ड्रिंक पीकर बोले, मेरी धर्म पत्नी नीलिमा जी की वजह से। देवराज जी की बात पर अखिल कंफ्यूज होकर बोला, क्या मतलब है आपका? नीलिमा जी उनकी वजह से कैसे? देवराज जी मुस्कुरा के बोले, तुम जानते हो अखिल कि नीलिमा जी कैसी है। वो नहीं चाहती कि जानवी भारद्वाज के साथ कुछ गलत हो, इसलिए नीलिमा जी ने राघव से वादा लिया है कि राघव बिना जानवी की मर्जी के उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं करेगा। जब तक जानवी राघव से प्यार न करे तब तक वो जानवी के करीब नहीं जाएगा। इसलिए राघव को भी ऐसे तरीके आजमाने पड़े। वो ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि वो लड़की राघव पे विश्वास कर ले और प्यार करे, जिससे राघव उसके करीब जा सके। वैसे तो सभी लड़कियां राघव के पास जाने के लिए मरती हैं, लेकिन ये ऐसी नहीं थी। तो राघव ने इसे अब पास लाने के लिए इतनी सारी प्लानिंग की, क्योंकि शादी तो राघव उससे नहीं करने वाला। अखिल बोला, तो क्या वो लड़की राघव पे बिलीव करेगी? हाँ बताइए ज़रा मुझे ये, क्योंकि ये जो संस्कारी लड़कियाँ होती हैं ना, वो किसी से कितना भी प्यार कर ले, शादी से पहले अपने करीब नहीं आने देती। देवराज जी मुस्कुरा के बोले, मेरा बेटा है राघव, उसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। और वैसे भी कल ही राघव ने मुझे बताया है कि अब वो पागल हो चुकी है प्यार में। वो राघव के लिए आधी रात को अपने घर से भाग कर आई थी। अखिल बोला, लेकिन अगर उसने तब भी राघव के पास आने से इनकार कर दिया तो? देवराज जी पूरा पैक लेकर बोले, फिर क्या, वो प्यार तो करती ही है राघव से। उसने ज़्यादा आनाकानी की तो राघव उसके साथ ज़बरदस्ती कर लेगा, और तब नीलिमा जी का वादा भी नहीं टूटेगा। फिर देवराज जी अखिल के आदमियों की तरफ इशारा करके बोले, देखो तुम्हारे आदमी भी सही सलामत है, और बेचारी को लग रहा होगा कि राघव ने उसके लिए सब कुछ मार दिया, उसके लिए अपने डैड के सबसे अच्छे दोस्त से दुश्मनी कर ली। अखिल शैतानी मुस्कान के साथ बोला, वैसे मानना पड़ेगा सच में राघव आपका ही बेटा है, कितनी आसानी से काम निकाल लेता है। नीलिमा जी का वादा भी निभाएगा और अपनी जिद भी पूरी कर लेगा। भाई वाह। देवराज जी बोले, तो इसी बात पर एक और पैक हो जाए। इतना बोलकर वो दोनों एक दूसरे को चीयर्स किया और ड्रिंक करते हुए हंसने लगे। वो दोनों हंस रहे थे, लेकिन जानवी की तो पूरी दुनिया उजड़ गई थी। उसे नहीं समझ आ रहा था कि वो क्या करे। जिस राघव से वो इतना प्यार करती थी वो ऐसा भी हो सकता है। फिर वो सब कुछ याद करने लगी कि जब राघव ने कहा था कि प्रॉफिट के आगे कोई रिश्ता कोई प्यार नहीं, और फिर उसने जानवी के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश भी की थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद जानवी उसके हाथ से निकल जाएगी। जानवी को तो रोना आ रहा था और उसे ऐसा लग रहा था उसका दिल अभी फट जाएगा। वो जल्दी से देवराज के आदमी से बचते हुए भागकर रोड पे आई और जोर से भागने लगी। जानवी की आंखों से आंसू गिर रहे थे और वो अपने आंसुओं को पोंछते हुए भागे जा रही थी। और भागते भागते वो राम मंदिर पहुंची और वो गिरते हुए मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ने लगी, और जल्दी से मंदिर में पहुंच के वो राम जी के चरणों में गिर गई और चीख चीख कर रोने लगी। वो बस रोई जा रही थी। फिर वो चिल्ला कर बोली, क्यों राघव जी, क्यों क्यों आपने मेरे साथ ऐसा किया? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था कि आपने मेरे साथ ऐसा कर दिया? मैंने तो आप जैसा किसी को अपने लिए मांगा था, लेकिन आपने भी राघव सर को मेरी लाइफ में भेजा और मैंने एक्सेप्ट भी कर लिया था। तो फिर क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ? और जब होना था तो आपने क्यों मुझे उनसे प्यार होने दिया? क्यों राघव जी? मेरे पापा को आपने मुझसे छीन लिया, एक सीधी सादी लड़की को ज्वाला बना दिया, लेकिन तब भी मैंने आपसे कुछ नहीं कहा। और आज आपने मेरे प्यार, मेरे राघव सर को मुझसे छीन लिया। आज जानवी की तड़प को शायद ही कोई समझ सकता था। आज जानवी जीती जी मर गई थी। वो फिर बोली, आपने जो करना था मेरे साथ कर दिया, लेकिन मैं अब राघव से रघुवंशी के सामने नहीं झुकूंगी। कभी वो अपने मन की नहीं कर पाएंगे। आप भी देखिए कि मैं अब क्या करूंगी।
राघव सर जिंदगी थे मेरे, लेकिन अब मेरी नफ़रत होंगी। नफ़रत करती हूँ मैं उनसे और ज़िंदगी भर नफ़रत करूँगी। मैंने आपसे कहा था कि मैं जिससे प्यार करूँगी पूरी शिद्दत से करूँगी, और मैंने किया भी। और मैं शायद अब भी किसी से प्यार नहीं कर पाऊँगी, लेकिन अब मैं आपको वचन देती हूँ कि अब मैं राघव सिंह रघुवंशी से पूरी शिद्दत से नफरत करूँगी। फिर वो अपने आंसू को पोंछ कर गुस्से में बोली, राघव सिंह रघुवंशी, आपने मेरे साथ जो भी किया है उसका अंजाम आपको भुगतना होगा। मैंने तो आपसे प्यार किया था, लेकिन आपने मुझे धोखा दिया, तो अब आप भी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएंगे। इतना बोलकर जानवी ने अपने फ़ोन से 2 मैसेज किया। फिर से बोली, जिसको मेरी ज़रूरत थी उसे मैंने बता दिया, अब मेरी यहाँ ज़रूरत नहीं। इतना बोलकर जानवी ने ज्वाला का रूप लिया और मंदिर से निकल गई। चैप्टर 45। 2 साल बाद रघुवंशी पैलेस। माधव किसी से कॉल पे बात कर रहा था और कॉल कट करने के बाद परेशान हो जाता है, और तभी वहाँ देवराज जी आते हैं और माधव को ऐसे परेशान देखकर बोले, मधु बेटा क्या हुआ, तुम इतने टेंशन में क्यों हो? माधव थोड़ा सा परेशान होकर बोला, बड़े पापा, जिस आदमी ने भाई के केबिन से फाइल बिना भाई के मर्जी की उठाई थी, वो खुद ही फाइल लेकर आया है। देवराज जी अपने हाथों को पीछे कर बोले, तो इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? माधव बोला, बड़े पापा, आप जानते हो कि भाई कैसे हो गए हैं इन 2 सालों में। वो कुछ नहीं समझते, एक छोटी सी गलती। माधव ने इतना कहा ही था कि तभी पीछे से आवाज़ आती है, ओह तो मिल गया वो, फिर मुझे जाना होगा। सबने जब पीछे मुड़कर देखा तो राघव खड़ा था। उसकी लाल आंखें, चेहरे पर तनी हुई नसें, गुस्से से भरा चेहरा, जिसको देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। माधव राघव को समझाते हुए बोला, भाई प्लीज़ एक बार सुनो तो, प्लीज़ भाई। लेकिन राघव को कोई नहीं रोक सकता था। उसने अपनी बंदूक ली और निकल गया। और तभी नीलिमा जी भागते हुए आई और माधव की तरफ देख के बोली, मधु बेटा, राघव कहाँ है? माधव बेबसी भरे टोन में बोला, बड़ी माँ, वो एक आदमी ने भाई के केबिन से फाइल बिना उनकी मर्जी की उठा ली थी। वो वापस आ गया है भाई के डर से, क्योंकि वो जानता था कि भाई ने अगर उसे खोज लिया तो वो बहुत बुरी मौत मारा जाएगा। नीलिमा जी बोली, मौत तो अब भी राघव उसे बहुत बुरी देगा। मेरा बेटा नहीं है राघव, वो एक हैवान बन गया है। इतना बोलते बोलते नीलिमा जी की आंखों से आंसू गिरने लगे और वो रोते हुए अपने रूम की तरफ चली गई। नीलिमा जी के जाने के बाद माधव ने जोर से सांस लेते हुए आह भरी और अपना चेहरा ऊपर करके बोला, कहाँ हो आप भाभी? इधर राघव अपने आदमी के साथ भी चौराहे पे था और तभी उस आदमी को लेकर आए जिसने फाइल ली थी। वो राघव को देखकर ही काँप रहा था और तभी राघव ने उसकी तरफ देखा तो वो आदमी राघव के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगा। वो बोला, माफ़ कर दीजिए बॉस, आज के बाद ऐसा गलती कभी नहीं होगी, बल्कि मैं ये सिटी ही छोड़कर चला जाऊंगा। राघव उसके बालों को पकड़कर ऊपर करते हुए बोला, उसकी नौबत ही नहीं आएगी, क्योंकि तू ये शहर छोड़कर नहीं दुनिया छोड़कर जाएगा। राघव की ये बात सुनकर वो आदमी चिल्लाने लगा, नहीं नहीं नहीं, छोड़ दो मुझे, मेरी 2 छोटी छोटी बेटियां हैं, उनका कोई नहीं है मेरे अलावा, तो आप प्लीज़ मुझ पर दया कीजिए। राघव उसके फेस के नज़दीक आकर बोला, तेरे अलावा कोई नहीं है ना, तो अब तू भी नहीं रहेगा। इतना बोलकर राघव अपने आदमियों की तरफ देख के बोला, काट दो साले को। और सभी आदमी उससे ले जाकर वुड कटिंग मशीन के सामने रख देते हैं। वो आदमी जोर से चिल्ला रहा होता है, छोड़ दो मुझे, माफ़ कर दो, लेकिन कोई नहीं सुनता और वो 2 पार्ट में कट जाता है। बीच चौराहे पे दिन दहाड़े ऐसी मौत देखकर सबकी रूह काँप गई थी, लेकिन राघव को तो जैसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। वो चुपचाप कार में बैठकर वो ऑफिस के लिए निकल गया। राघव का ऑफिस। राघव जब ऑफिस में घुसा तो सब लोग उसे गुड मॉर्निंग विश कर रहे थे, लेकिन उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन, कोई इमोशन नहीं था। वो बस सीधे अपने केबिन की तरफ जा रहा था। केबिन में जाकर राघव ने जोर से बुलाया, पीए कहाँ है मेरी? और तभी अरीशा भागते हुए आई और बोली, यस सर, वो एक्चुअली आपकी शेड्यूल देख रही थी मैं। राघव बिना एक्सप्रेशन के अपने फाइल देखते हुए बोला, जो डील हमें मिलने वाली थी उसका क्या हुआ? अलीशा डरते हुए बोली, एक्चुअली सर, वो डील मुझे लगता है कि वो आके मल्होत्रा इंडस्ट्री को मिलने वाली है। राघव फिर बिना एक्सप्रेशन के फाइल देखते हुए बोला, क्यों, ऐसा कौन है जो राघव रघुवंशी को बिजनेस में टक्कर दे सकता है? अलीशा जैसे ही कुछ बोलने वाली थी कि तभी वहाँ माधव आ गया। वो राघव की तरफ देख के बोला, भाई आपसे महत्वपूर्ण बात करनी है अकेले में। माधव की बात सुनकर अलीशा चली जाती है और माधव राघव की तरफ देख के बोला, भाई आपने जैसा बोला था मैंने जंगल से कहा ट्रक को लाने के लिए। राघव अपनी लाल आंखों से माधव की तरफ देख के बोला, ठीक है, तैयार रहना रात को। राघव की बात सुनकर माधव ने बस अपना सर हाँ में हिलाया। रात का वक्त, दिल्ली शहर का जंगल के रोड से देवराज के ट्रक जा रहे थे, लेकिन तभी सामने से ज्वाला के कुछ आदमियों ने ट्रक को घेर लिया और एक ज्वाला बोला, निकलो बाहर, वरना इसी में तेरा राम नाम सत्य कर दूंगा। और तभी ट्रक में से राघव निकला। उसे देखकर सबके तोते उड़ गए। एक ज्वाला बोला, क्या करें हम? ज्वाला कुछ करो, बचाओ हमें।
राघव अपने राक्षसी रूप के साथ बोला, मुझे पता था कि तुम सब जरूर आओगे ये ट्रक तबाह करने, तो मैंने भी सोचा कि क्यों ना आसानी से ये काम हो जाए। देखो ट्रक भी है और तुम सब भी, अब करो तबाह। किसी के कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे और राघव अपने गन पॉइंट पे सबको रख के खड़ा था, लेकिन उसके पहले राघव कुछ कर पाता। राघव के पीछे एक ज्वाला ने कूद कर राघव के हाथ में से बंदूक गिरा दी और उसकी आंखों में मिर्च पाउडर डाल दी। ऐसा करते राघव की आंखों में जलन होने लगी, लेकिन वो अपने आदमियों से बोला, कोई भी बच के जाने ना पाए। अब वो ये लोग पता नहीं कैसे मौत मरेंगे, लेकिन ज्वाला के आदमी भी कम नहीं थे। सबको मारकर जमीन पर लेटा दिया और ट्रक में आग लगा दी। और जैसे ही राघव ने अपनी आंखें खोली, सब निकल चुके थे। वो गुस्से में गुर्राया, तुम सबको एक बहुत बुरी मौत मिलेगी, ज्वाला एंड गैंग। इधर जंगल में फिर ज्वाला की सभा खड़ी थी। तभी एक ज्वाला तब चबूतरे पर खड़ा होकर बोला, आप सब जानते हैं कि 2 सालों से ज्वाला हमारे बीच नहीं है, लेकिन 2 साल पहले ज्वाला ने हमें एक संदेश दिया था कि जब हमें उनकी ज़रूरत पड़ेगी तो वो आएंगी, और तब तक मुझे मतलब ज्वाला 24 को ये सब देखना होगा। तो देखो आज तक ज्वाला हमारे बीच सभा में नहीं आए हैं, लेकिन जब आज उनको लगा कि हम सब खतरे में हैं तो वो हमें बचाने आ गए। और तभी एक ज्वाला बोला, लेकिन ज्वाला 24 हमारे ज्वाला है कहाँ, वो हम छोड़कर ऐसे कैसे जा सकते हैं। ज्वाला 24 बोला, 2 साल पहले मैसेज ये लिखा था कि वो अकेले कहीं और है कि गंदगी साफ़ करने जा रही हैं, बहुत खतरा है वहाँ, इसलिए वो अकेले निपटाना चाहते हैं और हम सबको यहाँ सबको बचाना होगा, क्योंकि अब भी लोगों को भरोसा है कि कोई है जो उन्हें हर अत्याचार से बचाएगा। और यहीं पर सभा खत्म होती है और सब लोग अलग अलग दिशा में चले जाते हैं। रात का वक्त, रघुवंशी पैलेस। नीलिमा जी राघव का रूम चेक करने आई तो देखा सारा सामान बिखरा हुआ था, तो उन्होंने चिल्लाकर शंभू को बुलाया और बोली, शंभू मैंने कहा था ना कि ये साफ़ कर देना, तो तुमने ये क्यों नहीं किया। शंभू बोला, मालकिन मैं आया था साफ़ करने, लेकिन छोटे मालिक ने मना कर दिया। नीलिमा जी बोली, क्या कहा उसने। शंभू सर झुका के बोला, मालकिन वो कह रहे थे कि उनकी लाइफ ही बिखरी हुई है, तो रूम सही हो उससे क्या लेना देना। नीलिमा जी बोली, ठीक है तुम जाओ। इतना बोलकर नीलिमा जी अपने रूम में आई और खुद से बोली, मुझे पता है राम जी, मेरा राघव नहीं है जानवी के प्यार के लायक, लेकिन क्या करूँ, माँ हूँ ना, अपने बेटे को ऐसे नहीं देख सकती, तो प्लीज़ आप जानवी को वापस कर दीजिए, मेरे राघव को। ऐसे तो मेरा बेटा राक्षस हो चुका है, उसके अंदर का इंसान ही मर गया है। इतना बोलकर नीलिमा जी रोने लगी और रोते हुए बोली, कहाँ हो तुम जानवी, प्लीज़ आ जाओ मेरे राघव के पास, नहीं तो वो अपने साथ साथ सब कुछ ख़त्म कर देगा। काश राघव ये बात तू पहले समझ गया होता कि जानवी के बिना तू नहीं जी सकता, उसके बिना तेरी सांसें तेरा साथ छोड़ देगी। तो जानवी तेरे पास होती, तुझसे दूर नहीं होती। तेरा जानवी के लिए पागलपन और तड़प बढ़ रहा है, जिससे तू क्या कर रहा है तुझे खुद नहीं पता चल रहा है बेटा। इतना बोलकर नीलिमा जी और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। राघव का कमरा। राघव अपने रूम में आया तो देखा कि लाइट्स ऑन है, तो वो चिल्लाते हुए बोला, मेरे रूम की लाइट किसने ऑन की, पता है ना, मुझे लाइट्स से नफरत है। और तभी शंभू ने आके जल्दी से लाइट्स ऑफ की और बोला, सॉरी सर, लेकिन वो रोशनी चली गई थी तो सब चेक कर रहा था। लेकिन राघव ने कुछ भी जवाब नहीं दिया और चुपचाप रूम में आकर रूम का दरवाज़ा लॉक कर दिया। फिर वो अंदर आया और अपनी शर्ट उतार के वॉशरूम में चला गया, शावर लेने लगा। कुछ वक्त बाद वो बाहर आया। बाहर आके वो खुद से बोला, जान जान वेयर आर यू, आई नीड यू। इतना बोलकर राघव ने बिस्तर के पास से एक स्टैचू निकाला जो दिखने में एकदम जानवी लग रही थी, मुस्कुराती हुई जानवी। उसमें जानवी ने पिंक कलर की साड़ी पहन रखी थी और उसके बाल खुले हुए थे और वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। राघव अपनी शर्टलेस बॉडी के साथ उसे चिपक कर बोला, जान देखो ना मुझे, तुम क्यों गई हो मुझे छोड़कर, जानती थी ना कि बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे, जिंदा कैसे हूँ तुम नहीं समझ सकती। मेरे ये होठ बार बार कहते हैं मुझसे कि उन्हें तुम्हारे होठों को छूना है, तुम्हारे होठों को लीक करना चाहता है, ये सब करना चाहता है तुम्हें। इतना बोलकर राघव ने जानवी के होठों पर अपने होठ रखे और जोर से किस करने लगा, लेकिन राघव को तो जानवी को पूरी शिद्दत से किस करना था और स्टैचू के होंठ बंद थे, जिससे राघव सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा था और उसका पागलपन बढ़ रहा था। फिर वो स्टैचू से अलग होकर बोला, जान क्यों तड़पा रही हो मुझे, किस करने दो ना, क्यों कर रही हो मेरे साथ ऐसा, क्यों। इतना बोलकर राघव ने जानवी का स्टैचू उठाकर बिस्तर पर रख दिया और उसकी साड़ी उससे अलग कर दी और अपने कपड़े उतारकर वो उसके ऊपर आ गया। अब पूरी शिद्दत से स्टैचू की पूरी बॉडी पर किस करने लगा, लेकिन राघव की तड़फ तो बढ़ती जा रही थी। वो पागल हो चुका था और यही पागलपन करते पता नहीं उसे कब नींद आ गई। चैप्टर 46। सुबह का वक्त, रघुवंशी पैलेस। देवराज जी किसी से फ़ोन पर बात कर रहे थे। वो बोले, कुछ पता चला जानवी का। मुझे कुछ भी नहीं सुनना, जानवी चाहिए किसी भी हाल में। इतना बोलकर देवराज जी ने कॉल कट कर दिया और तभी नीलिमा जी हाथ में पूजा की थाली लेकर आई और देवराज जी की तरफ देख के बोली, आप क्यों खोज रहे हैं जानवी को, अब तो राघव आपके मन से ही सारे काम करता है।
जब चाहे जिसे चाहे मार देता है। अब तो पहले से भी ज़्यादा लोग डरते हैं राघव से। तो अब आपको क्या समस्या है? देवराज जी चिढ़कर बोले। नीलिमा जी, मैं जानता हूँ कि आपको लगता है कि मैं अपने बेटे की तड़प नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन आप समझने की कोशिश करें, चाहे राघव कितना भी सब कर ले। हाँ, मुझे खुशी है कि राघव के आगे कोई नहीं टिक सकता, लेकिन मैं मेरे बेटे की तड़प से बेखबर नहीं हूँ। नीलिमा जी, मैं भी मेरे राघव से बहुत प्यार करता हूँ। इकलौता बेटा है मेरा राघव। ये सुनकर नीलिमा जी देवराज जी के गले लग जाती हैं और वो रोती हुए बोली, आप कुछ भी करिए, लेकिन मैं मेरे राघव को खुश देखना चाहती हूँ, किसी भी कीमत पर। मुझसे राघव का दर्द नहीं देखा जा रहा। देवराज जी नीलिमा जी की पीठ सहलाते हुए बोले, हाँ, आप टेंशन मत लीजिए, मैं हमारे बेटे को ऐसे दर्द में नहीं रहने दूंगा। फिर नीलिमा जी अपने आंसू को पोंछकर मंदिर के लिए निकल गई। राम मंदिर। पंडित जी पूजा कर रहे थे कि तभी एक लड़का भागते हुए मंदिर में आया और बोला, पंडित जी, मुझे बचा लीजिए। पंडित जी कुछ समझ पाए इसके पहले किसी ने उस लड़के को जोर से मंदिर के स्तंभ पर पटक दिया, जिससे आदमी के सर पर खून आ गया और मंदिर के स्तंभ पर भी। सबने जब देखा तो राघव खड़ा था और गुस्सा उसके फेस पर साफ दिखाई दे रहा था। राघव लड़के का कॉलर पकड़कर उससे और जोर से मारने लगा। फिर उसने हंटर निकाल लिया और फिर से मारना शुरू कर दिया। वो लड़का चीख रहा था, चिल्ला रहा था, मुझे छोड़ दो, मेरी गलती क्या है? लेकिन राघव के सर पर तो खून सवार था और तभी किसी ने राघव का हंटर पकड़ लिया। राघव ने जब अपनी लाल आंखों से उसकी तरफ देखा तो वो नीलिमा जी खड़ी थी। राघव गुस्से में बोला, माँ प्लीज़ छोड़ दो, मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा। नीलिमा जी बोली, लेकिन तू बताएगा कि इसकी गलती क्या है? क्यों मार रहा है तू इसे? राघव बोला, गार्डन में एक लड़की के साथ रोमांस कर रहा था। नीलिमा जी बोली, जब लड़की को समस्या नहीं तो तू क्यों उसको मार रहा है? राघव बोला, जब मेरी जानवी मेरे पास नहीं है तो मैं किसी के पास उसका प्यार नहीं रहने दूंगा। जब मुझे मेरा प्यार नहीं मिला तो मैं किसी और को कैसे मिल सकता है? इतना बोलकर राघव से फिर से मारने लगा तो नीलिमा जी बोली, रुक जा राघव, राम जी से डर, तू उनके मंदिर में ऐसा कर रहा है। राघव बोला, क्यों डरूं मैं इनसे? वो भी क्यों? हाँ, क्योंकि इन्होंने जानवी को मुझसे दूर होने दिया, इसलिए अब मैं रोज़ यही सब करूँगा, और वो भी इनके सामने। मेरी जानवी को मुझसे दूर जाने दिया ना, तो अब मैं इनके मंदिर में ये सब करूँगा, जिससे सबको विश्वास इन पर से उड़ जाए। इतना बोलकर राघव जैसे ही फिर से लड़के को मारने वाला होता है, नीलिमा जी सामने आके बोली, अगर तेरा प्यार तेरे पास नहीं है तो खोज कहाँ है वो? ऐसे लोगों को मारने से जानवी तेरे पास नहीं आएगी। खोज कहाँ है तेरी जान? तू ही कहता है ना कि तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं, तो खोज ना, कहाँ है जानवी? वापस ला उसे अपने पास। ऐसे सबको मारने से कुछ भी नहीं होगा और ना तुझे कुछ मिलेगा। नीलिमा जी के इतना कहते ही राघव ने अपना हंटर फेंका और वहाँ से चला गया। जानवी का घर। मासी घर में अकेली थी और किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। वो खुद से बोली, अभी तो वीर गया है और माँ ने भी कहा है देर से आएंगी, तो कौन हो सकता है, एक बार देख ही लेती हूँ। इतना बोलकर जानवी गई और दरवाज़ा खोला। सामने राघव और माधव के साथ कुछ आदमी खड़े थे। सबको देखकर माँ से गुस्से में बोली, क्या चाहिए आप सबको? क्यों आए हैं सब यहाँ? राघव घर के अंदर आते हुए बोला, मासी मुझे बता दो जानवी कहाँ है, प्लीज़ आखिरी बार बोल रहा हूँ, मुझे बता दो कहाँ है मेरी जान। मानसी इरिटेट होकर बोली, पिछले 2 सालों में आप मुझसे कितनी बार पूछ चुके हैं ये सवाल, और अब भी मैं आखिरी बार ही बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता दी कहाँ है, और अगर पता भी होता तो भी नहीं बताती मैं। राघव बोला, देखो तुम जानती हो कि मैं जानवी से कितना प्यार करता हूँ, तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे बता देना चाहिए? मानसी हाथ जोड़कर बोली, अगर प्यार करते हैं तो मेरी दी को टॉर्चर नहीं करते, और जहाँ तक मुझे पता है मेरी दी भी आपसे प्यार करने लगी थी, लेकिन पता नहीं आपने क्या किया जो वो हम सब से दूर चली गई। मुझे भी नहीं पता कि मेरी दी कहाँ है, बस आपसे इतनी रिक्वेस्ट है कि मेरे वीर के आने से पहले यहाँ चले जाए, नहीं तो अगर उसको पता चला कि आपकी वजह से हमारी दी हमारे पास नहीं है तो पता नहीं वो क्या कर देगा। माधव आगे आके बोला, मानसी एक बार मेरी बात तो सुनो। मानसी बोली, आप तो चुप ही रहो तो अच्छा होगा, मुझे लगा था कि शायद आप अच्छे इंसान हैं, लेकिन आप भी अपने भाई की तरह निकले। राघव जोर से सांस लेते हुए बोला, मधु चल, ऑफिस चलना है, कोई दूसरा तरीका निकालना होगा जानवी को खोजने के लिए। इतना बोलकर जैसे ही सब पलटे तो सामने वीर खड़ा था, जिसे देखकर मानसी की सांसें ही अटक गई। वीर का चेहरा गुस्से में लाल हो गया था। वो चिल्लाते हुए बोला, ओह, तो तू है जिसकी वजह से मेरी दी मेरे पास नहीं है। इतना बोलकर वीर ने राघव के कॉलर पकड़ ली, लेकिन मानसी जल्दी से आकर वीर का हाथ पकड़कर बोली, नहीं वीर, नहीं, तू ऐसा नहीं कर सकता। देखिए जैसी भी है, लेकिन हमारी दी इनसे प्यार करती थी, तो हम ऐसा नहीं कर सकते इनके साथ। मानसी ये सब इसलिए बोल रही थी क्योंकि वो राघव के गुस्से को जानती थी, लेकिन वीर को रोकना जानवी के अलावा किसी के बस की बात नहीं थी, और जानवी तो थी नहीं यहाँ पर। राघव का गुस्सा भी अब संभल नहीं रहा था, इसलिए आज तक किसी ने उसे टच करने की हिम्मत नहीं की, और वीर ने उसकी कॉलर पकड़ ली थी।
वो बस इसलिए रुका था क्योंकि वीर जानवी का भाई था। लेकिन इसके पहले कि दोनों में कुछ होता, मानसी जल्दी से वीर का हाथ पकड़कर घसीटते हुए घर में लेके चली गई और दरवाज़ा बंद कर दिया। राघव और माधव भी ऑफिस के लिए निकल गए। शाम का वक्त, राघव का ऑफिस। राघव केबिन में काम कर रहा था और अलीशा उसके पास खड़ी थी। वो बस राघव को देखे जा रही थी, लेकिन राघव अपने एक नज़र उठाकर भी अलीशा की तरफ नहीं देख रहा था। वो लैपटॉप में देखते हुए बोला, कुछ पता चला डील किसको मिली? अलीशा बोली, जी सर, वो गोवा की मल्होत्रा इंडस्ट्री को। राघव थोड़ा कंफ्यूज होकर बोला, ऐसा कौन है जो राघव सिंह रघुवंशी के बिजनेस में टक्कर दे रहा है? अलीशा बोली, सर मैंने पता लगाया है कि मल्होत्रा इंडस्ट्री में कुछ खास ट्रेड में नहीं थी, लेकिन 2 साल पहले मल्होत्रा की बेटी ऑस्ट्रेलिया से आई है और उसने ही बिजनेस संभाला है और तब से अक्सर सारे अच्छे डील उसी कंपनी को मिलते हैं। राघव बोला, और कुछ पता है ये मल्होत्रा की बेटी के बारे में? अलीशा बोली, सर बस इतना जानते हैं कि उसका नाम ऋचा मल्होत्रा है और वो ऑस्ट्रेलिया में अपनी पढ़ाई पूरी कर कर आई है, और कुछ नहीं। राघव एटीट्यूड के साथ बोला, जरा एक डील ऑफर करो ऋचा मल्होत्रा को और मेरी मीटिंग फिक्स कराओ, और हाँ, डील में वही लिखना जो मैं बोलूँ। जरा मैं भी तो देखूँ आखिर है कौन ये ऋचा मल्होत्रा जो राघव सिंह रघुवंशी के सामने टिकने की हिम्मत दिखा रही है। चैप्टर 47। राघव माधव अपने कुछ स्टाफ के साथ गोवा के लिए निकल चुके थे। गोवा एयरपोर्ट से वो लोग अपनी कार में बैठकर होटल के लिए जा रहे थे। राघव की कार माधव ड्राइव कर रहा था। वो लोग कुछ ही दूरी पहुंचे थे कि तभी राघव के कार में आवाज़ जाती है भजन की। राघव ये सुनते ही माधव की तरफ देख के बोला, माधव स्टॉप द कार। माधव कंफ्यूज होकर बोला, लेकिन भाई। राघव बोला, जानवी। माधव बोला, भाई भाभी, लेकिन यहाँ कैसे? लेकिन माधव ने कार रोक दी और राघव जल्दी से आसपास कहीं राम मंदिर खोजने लगा। राघव बेचैन हो गया था और तभी उसे फिर से सुनाई दिया, और जैसे ही भजन खत्म हुआ राघव को सामने एक मंदिर दिखाई देता है। राघव और माधव जल्दी से मंदिर में जाते हैं, लेकिन वहाँ पंडित जी सबको प्रसाद दे रहे होते हैं। राघव जल्दी से पंडित जी के पास आके बोला, यहाँ पे थोड़ी देर पहले कोई भजन गा रहा था, कोई लड़की, कहाँ है वो? पंडित जी बोले, हाँ वो तो चली गई, अभी बस गई है। राघव बोला, कुछ पता है कि कहाँ जा सकती है? पंडित जी बोले, नहीं बेटा, वो कहाँ से आती है और कहाँ जाती है पता नहीं, लेकिन हाँ वो हर रोज़ यहाँ राम मंदिर भजन करने आती है। बहुत ही प्यारी और मासूम बच्ची है वो। माधव खड़ा था, लेकिन राघव की आंखों में आंसू आ रहे थे। वो मंदिर के स्तंभ से लगकर बैठ गया। माधव राघव के पास आके बोला, भाई अगर भाभी यहाँ थी तो वो कल फिर से आएंगी, लेकिन अभी हमें मल्होत्रा इंडस्ट्री पहुँचना है। राघव अपने आंसू को अपने आंखों में ही रोक कर बोला, तू सही बोल रहा है माधव, चलते हैं ऋचा मल्होत्रा से मिलने। इतना बोलकर दोनों मंदिर से निकल गए। मल्होत्रा इंडस्ट्री चले जाते हैं। मल्होत्रा इंडस्ट्री। राघव और उसका स्टाफ मल्होत्रा इंडस्ट्री में बैठे थे तो सामने बहुत से लोग उसके स्वागत के लिए खड़े होते हैं, लेकिन राघव किसी के ऊपर ध्यान नहीं देता और सीधे मीटिंग हॉल में चला जाता है। और तभी वहाँ का मैनेजर राघव के तरफ देख के बोला, सर आप बैठे, मैडम बस आ रही हैं। राघव एटीट्यूड के साथ बोला, लोग राघव से रघुवंशी का इंतज़ार करते हैं। राघव किसी का इंतज़ार नहीं करता, बुलाओ अपनी मैडम को जल्दी, वक्त नहीं है मेरे पास। तभी एक 27 वर्ष की लड़की मीटिंग हॉल में आती है। उसने मिनी शॉर्ट येलो कलर की नील लेंथ ड्रेस पहनी हुई थी, कर्ली बाल जो कि उसके शोल्डर तक, कानों में डायमंड इयररिंग और हाथ में ब्रांडेड वॉच पहनी हुई। बोली, सॉरी लेकिन मुझे कुछ काम था तो मुझे लेट हो गया। सबने नज़र उठा के देखा तो ऋचा मल्होत्रा खड़ी थी। राघव उठकर बोला, मुझे इंतज़ार करने की आदत नहीं है। तो ऋचा बोली, कोई बात नहीं, लेकिन आप हमसे डील करना चाहते हैं तो सुन के अच्छा लगा, क्योंकि आज के टाइम में कौन सी कंपनी राघव सिंह रघुवंशी का सपोर्ट नहीं चाहती। राघव बोला, मैंने कॉन्ट्रैक्ट के पेपर भेजे थे, अगर आपने पढ़ लिया हो तो साइन कर दीजिए। ऋचा मुस्कुरा के बोली, क्यों नहीं। इतना बोलकर ऋचा ने पेपर लिया और साइन करने लगी। ऋचा को ऐसे देखकर राघव खुद से बोला, अगर इसे बिजनेस संभालना है तो ये मेरे कॉन्ट्रैक्ट पे खुश होकर क्यों साइन कर रही है। ऋचा साइन करने ही वाली होती है कि तभी वो रुक कर बोली, वो मैं किसी का इंतज़ार कर रही हूँ, एक बार वो आ जाए तो मैं साइन कर दूँगी। राघव सातिर अंदाज में बोला, श्योर। सब इंतज़ार कर रहे थे कि तभी एक लड़की और आई जिसने ग्रीन कलर की कुर्ती और चूड़ीदार सलवार, हाथों में ब्रांडेड घड़ी, फाइल लिए हुए, बिना मेकअप, लंबे कमर तक लहराते बाल और कुर्ती में से झलकते पेट और कमर से बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसे देखकर ऋचा मुस्कुरा के बोली, आ गई वो जिसका इंतज़ार था, मेरी जाना। हमने नज़र उठा के देखा तो वो कोई और नहीं, जानवी थी। राघव जानवी को देखकर अपने होश खो बैठा था। राघव तो शौक था ही, और जानवी वो पहले से भी कहीं ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसे देखकर राघव बोला, जा। राघव ने इतना ही कहा था कि तभी माधव ने उसे पकड़कर चुप करा दिया। ऋचा बोली, सी इज़ माई सेक्रेटरी बट यू कैन कॉल हर माई स्वीट हार्ट। ऋचा बोली, कहाँ थी तुम, इतनी देर कर दी आने में, तुम्हें पता है ना तुम्हारे बिना मेरा कोई फैसला नहीं होता। जानवी बोली, आपको तो पता है मैम। ऋचा बोली, हाँ पता है कि तुमने अपने राघव जी की पूजा के बिना कुछ नहीं कर सकती, सबसे पहले वही करती हो।
राघव की नज़र तो सिर्फ जानवी पर थी, लेकिन जानवी किसी की तरफ नहीं देख रही थी सिवाय ऋचा के। ऋचा ने कॉन्ट्रैक्ट के पेपर जानवी को देते हुए कहा, एक बार तुम भी देख लो ना तो मैं साइन कर दूंगी। जानवी पेपर देखने लगी और बोली, सॉरी मैम, लेकिन हम ये डील नहीं कर सकते। जानवी की बात सुनकर राघव के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। ऋचा कन्फ्यूज होकर बोली, लेकिन क्यों जाना? जानवी बोली, ये चाहते कि हम 3 साल तक इनके साथ डील करें और अपने प्रोडक्ट सिर्फ इन्हें बेचें। ये शर्त सही नहीं है। ऋचा थोड़ा सोचते हुए बोली, लेकिन जाना, इसमें समस्या क्या है? हमें तो खुश होना चाहिए कि हमारी डील सफल होगी और हम हमारे प्रोडक्ट के लिए कस्टमर की ज़रूरत नहीं होगी। जानवी ऋचा को समझाते हुए बोली, यही तो प्रॉब्लम है मैम, अगर हमने ये डील साइन कर दी तो कल को हमें इसके और अच्छे पेमेंट ऑफर हो सकता है, तो हमारा तो लॉस हो जाएगा। और भविष्य किसी ने नहीं देखा कि कब क्या हो जाए, तो क्या हो सकता है कि रेट बढ़ जाए, लेकिन फिर हमें डील के हिसाब से ही पेमेंट मिलेगा, फिर हम चाह के भी कुछ नहीं कर पाएंगे। जानवी की बात सुनकर सब शौक में थे और ऋचा बोली, इसलिए कहती हूँ कि तुम मेरी जाने मन हो। और राघव सामने सर से हाथ लगाकर स्टाइल में सिर्फ जानवी को देखते हुए बोला, वैसे ऋचा जी, मानना पड़ेगा, सच में आपकी जान कमाल की है। जानवी ऋचा की तरफ देख के बोली, मैम मुझे वो अहलवाज सर से कुछ बात करनी है, तो मैं जा सकती हूँ? ऋचा बोली, ऑफ कोर्स जाना, मैंने तुम्हें कभी किसी चीज़ के लिए मना किया है? फिर जानवी बिना किसी एक्सप्रेशन के वहाँ से चली जाती है और राघव उसे देखता रह जाता है। इधर जानवी अपने केबिन में जल्दी से आकर खुद को लॉक कर लेती है और दरवाज़ा लगाकर रोते हुए बैठ जाती है। वो रोते हुए खुद से बोली, क्यों राघव सर, क्यों? बहुत मुश्किल से मैंने खुद को राघव सर से दूर करने की हिम्मत जुटाई है और उनके प्यार को अपने अंदर दफन किया है, तो अब आपने उन्हें क्यों मेरे सामने ला दिया है? क्यों राघव जी, मैं उनको अपने सामने देखकर कैसे रहूँगी? इधर मीटिंग हॉल में सब जाने लगे थे और सब चले गए तो राघव माधव से बोला, मधु, सांस नहीं आ रही है मुझे, जानवी से मिलना है मुझे, कुछ कर, कुछ कर, मुझे जानवी से मिलना है। देखा ना तूने, उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं। माधव राघव को शांत कराते हुए बोला, भाई रिलैक्स, आप शांत हो जाओ, मैं कुछ करता हूँ, कैसे भी करके भाभी को आपके पास भेजता हूँ। राघव को देखकर कोई भी कह सकता था कि वो बहुत तड़प रहा है। वो बोला, हाँ जल्दी जा। माधव बोला, आप यहीं रहना, मैं कुछ करता हूँ। इतना बोलकर माधव निकल गया। जानवी अभी भी रोई जा रही थी कि तभी उसका फ़ोन बजा। वो देखकर बोली, ऋचा मैम। जानवी फ़ोन उठाकर बोली, क्या बात है मैम, आपने कॉल किया? सामने से ऋचा बोली, वो माधव से रघुवंशी कह रहे थे कि डील के टर्म और कंडीशन चेंज कर दिया है, तुम एक बार चेक कर लो ना जाना। जानवी बोली, ओके मैम। इतना बोलकर जानवी ने कॉल डिस्कनेक्ट किया और खुद से बोली, वो भी तो वहीं होंगी, तो क्या हुआ, मैं सिर्फ अपना काम करने के चली आऊँगी, उनके होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर जानवी मीटिंग हॉल की तरफ जाने लगी और दरवाजे के पास खड़ी होकर खुद से बोली, जानवी, तू अब प्यार नहीं करती राघव सर से, बिल्कुल नॉर्मल रहना है तुझे। इतना बोलकर जानवी अंदर जाने लगी और जैसी वो अंदर गई, राघव ने उसे पकड़कर दीवार से लगा दिया। राघव जानवी को देखे जा रहा था, लेकिन जानवी अपनी नज़र नहीं उठा रही थी। फिर राघव ने अपना हाथ जानवी के गालों को टच करने के लिए आगे बढ़ाया, लेकिन जानवी ने राघव का हाथ झटक दिया। लेकिन राघव ने फिर से अपना हाथ जानवी के गालों को छूने के लिए आगे बढ़ाया, लेकिन इस बार भी जानवी ने राघव के हाथ को झटक दिया और राघव का गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में जानवी के हाथों को पकड़ के पीछे ही उसके पीठ से लगा दिया और उसके करीब आके अपने गालों को जानवी के गालों पर रब करने लगा। राघव के टच से जानवी सिहर रही थी। आखिर वो भी तो राघव के टच को 2 सालों के बाद फील कर रही थी। अपने गालों से रब करने के बाद राघव अपने होठों से जानवी के पूरी फेस पर रब करने लगा। वो तड़पते हुए बोला, तुम जानती थी ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, तो क्यों गई मुझसे दूर? लेकिन जानवी कुछ नहीं बोल रही थी और राघव की तड़प बढ़ती जा रही थी। वो अपने होठों को जानवी के होठ के पास ले जाने लगा और जानवी के होठों पर अपने होठ रख देता है। राघव ने अभी अपने होठ जानवी के होठ पर रखे थे कि जानवी ने झटके से राघव को खुद से दूर कर दिया और जाने लगी, लेकिन राघव ने जानवी का हाथ पकड़ लिया, उसकी पीठ को अपने सीने से लगा लिया और बोला, जान, तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती। जानवी राघव की पकड़ से खुद को छुड़ाने की नाकाम कोशिश कर रही थी कि तभी माधव आ गया और उसे देखकर जानवी बोली, माधव सर, प्लीज़ अपने भाई से कह दीजिए कि वो मुझे छोड़ दे। माधव बोला, सॉरी भाभी, लेकिन आज मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। अगर मैंने भाई की हालत ना दिखी होती तो समझाता, लेकिन 2 सालों से अपने भाई को आपके लिए तड़पते हुए देखा है, तो माफ़ करना, मैं आपकी कोई मदद नहीं करूँगा। इतना बोलकर माधव चला गया और जानवी बेबसी के साथ माधव के पास ही रह गई। चैप्टर 48। जानवी ने माधव से अनुरोध किया, लेकिन माधव ने जानवी की कोई बात नहीं सुनी और वहाँ से चला गया। माधव के जाने के बाद राघव ने फिर से जानवी को दीवार से लगा दिया और खुद उसके करीब आ गया। जानवी राघव को खुद से दूर नहीं कर पा रही थी, इसलिए वो चुपचाप नजरें झुकाए ही खड़ी थी और राघव जानवी से दूर नहीं रह पा रहा था, इसलिए उसने अपने होठों को आगे बढ़ाकर जानवी को होठों पर रख दिया और उसे किस करने लगा।
राघव जानवी को किस कर रहा था, लेकिन जानवी ने अपने होठों को बहुत कस के बंद किया था, इसलिए राघव जानवी को किस नहीं कर पा रहा था। वो जानवी को होठों से अलग होकर बोला, जान ओपन योर लिप्स, आई वॉन्ट टू किस यू। लेकिन जानवी ने अपना मुंह फेर लिया और अपने होठों को और कस के बंद कर लिया, जिससे राघव को और ज़्यादा गुस्सा आ गया। फिर उसने जानवी के गालों को अपने हाथ से कस के पकड़ा, जिससे जानवी के होंठ खुल गए और राघव ने उसे अपने होठों से दबोच लिया। जानवी लगातार राघव को दूर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो राघव को खुद से थोड़ी दूर ही नहीं हिला पा रही थी। वो अपनी पूरी ताकत से राघव को खुद से दूर कर रही थी, लेकिन राघव पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। किस करते करते राघव जानवी के गले पर पहुंच गया और अपने हाथ को पीछे ले जाकर जानवी की कुर्ती की जिप खोली और उसके कंधे से कुर्ती को नीचे खिसका दिया और उसके शोल्डर पे किस करने लगा। और वो अब धीरे धीरे जानवी के ब्रेस्ट पे किस करते जा रहा था कि वैसे ही जानवी ने उसे जोर से धक्का दिया और अपने रोते हुए गुस्से में बोली, मुझसे दूर रहना राघव सिंह रघुवंशी। मैं वो जानवी नहीं हूँ जिसके साथ आप बदतमीजी किया करते थे और वो सब बर्दाश्त करती थी। यह अलग जानवी है। अगर मुझे हाथ लगाने की कोशिश भी की ना तो आप इस जानवी का रौद्र रूप देखेंगे। इतना बोलकर जानवी वहाँ से चली गई, लेकिन राघव की आंखों में आंसू आ गए थे। वो खुद से बोला, मत करो मुझसे इतनी नफरत, बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे। 2 साल तड़पा हूँ तुम्हारे लिए, अब मत तड़पाओ। इतना बोलकर उसने अपने हाथों को जोर से दीवार पे पटक दिया। इधर जानवी भी अपने केबिन में आई और अपने मुंह पर हाथ रख के रोने लगी और खुद से बोली, दूर रहना होगा मुझे राघव सर से। अपने प्यार पे कंट्रोल कर, तू नहीं करती राघव सर से प्यार। लेकिन जानवी की आंखों में आंसू रुक नहीं रहे थे। इधर राघव खुद को शांत कर मीटिंग हॉल से बाहर आया और अपनी जैकेट समीर को देकर अपने शर्ट के स्लीव खोलते हुए बोला, ऋचा से बोलो कि हम उनकी सारी कंडीशन मंजूर है और हम उनसे 3 डील और करना चाहते हैं। इतना बोलकर राघव कार के पास आया और समीर से जल्दी से आके कार के डोर ओपन की और राघव उसमें बैठकर बोला, और ध्यान रहे कि जब तक हम ये डील कर रहे हैं तब तक ऋचा की कोई भी एम्प्लॉय ऑफिस छोड़कर ना जाए। राघव की बात सुनकर समीर ने सिर्फ हाँ में सर हिला दिया और राघव चुपचाप गोवा में अपने न्यू फार्म हाउस चला गया। जानवी भी अपने रूम में आई और अपना सूटकेस निकालकर उसमें से राघव की तस्वीर निकालकर देखने लगी। अब बोली, क्यों आए हैं आप यहाँ? मुझे पता है कि आप क्यों आए हैं, क्योंकि आप अपनी जिद पूरी करने वालों में से हैं और यहाँ पर मुझे जलील कर अपनी जिद पूरी करेंगे। लेकिन मैं भी ज्वाला हूँ, अगर आपने मुझसे खेलने की हिम्मत की तो जल जाएंगे। इतना बोलकर उसने वापस से तस्वीर को सूटकेस में रखा और वॉशरूम में चली गई। राघव का गोवा का फार्म हाउस। राघव अपने बेडरूम में बहुत गुस्से से पंचिंग बैग पर पंच मार रहा था। वो मारते हुए आज जो कुछ भी जानवी ने कहा वो सब सोच रहा था। राघव की हालत अभी कुछ ऐसी थी, उसका मन जानवी के लिए तड़प रहा था और उसके पास रखे एफएम पे उसके हाल बयां हो रहे थे। राघव के हाथों से खून आ रहा था, लेकिन इससे भी ज़्यादा दर्द उसके दिल में था। लेकिन उसे सिर्फ जानवी चाहिए थी। राघव के हाथों के खून के धब्बे फर्श पर गिर पड़ रहे थे और उसके ग्लव्स भी फट गए थे और तभी उसे चक्कर आने लगे। लेकिन थोड़ी ही देर में वो फिर से बिना ग्लव्स के ही बॉक्सिंग बैग पे पंच मारने लगा। राघव गाने के एक शब्द को खुद में महसूस कर रहा था और फिर उसके पंच से बॉक्सिंग बैग फट गया और राघव गिर गया। उसकी हालत बहुत ख़राब थी। इस वक्त अगर उसे कोई संभाल सकता था तो वो सिर्फ जानवी थी। जानवी का राघव को खुद से दूर करना राघव के दिल में चोट कर रहा था और वो दीवार से लगकर बैठ गया। जानवी का राघव को खुद से दूर करना राघव के दिल में चोट कर चुका था। गाने को सुनने के बाद राघव बोला, मैं तुम्हें ऐसे खुद से दूर नहीं होने दे सकता। तुम चाहती हो ना कि मैं तुमसे दूर रहूं, लेकिन इस बार तुम खुद मेरे करीब आओगी। जस्ट वेट एंड वॉच मिसेस राघव। इतना बोलकर राघव ने ऋचा को कॉल किया और बोला, ऋचा एक्चुअली मुझे ना कल इम्पोर्टेंट काम है, तो जो भी पेपर वगैरह करने हैं तुम आ सकती हो और तुम भी अपने पेपर पे साइन ले लेना, फिर आगे बात करते हैं। इतना बोलकर राघव ने कॉल डिस्कनेक्ट किया और खुद से बोला, अब बस कल का इंतज़ार है जान। इतना बोलकर उसे अपने हाथों की तरफ देखा जिसमें अब भी खून बह रहा था और बोला, कल तक का इंतज़ार कर लो, फिर तुम सब की दवा आ जाएगी तुम्हारे पास। इतना बोलकर राघव ने अपने फ़ोन की स्क्रीन पर जानवी की तस्वीर को किस किया और वॉशरूम चला गया। चैप्टर 49। राघव ने ऋचा का कॉल डिस्कनेक्ट किया और वॉशरूम गया और शावर के नीचे खड़ा हो गया। उसे जानवी की याद आ रही थी, क्योंकि जानवी पहले से भी कहीं ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, लेकिन वो पहले से भी ज़्यादा रूड बिहेव कर रही थी उसके साथ। वो भीगते हुए बोला, जान तुम्हें नहीं पता कि तुम मेरे लिए क्या हो, कितना तड़पता हूँ मैं तुम्हारे लिए। लेकिन अभी मुझे माँ को बताना है कि मुझे उनकी बहू मिल गई है और जल्दी मैं उसे लेकर आ रहा हूँ। जान रेडी हो जाओ मिसेस राघव से रघुवंशी बनने के लिए, क्योंकि अब तुम्हें एक पल के लिए भी मैं दूर नहीं जाने दूंगा। फिलहाल मेरे हाथों की पट्टी की ज़रूरत है, तो तुम्हें आना होगा। इतना बोलकर राघव वॉशरूम से बाहर आया और जानवी की तस्वीर लेकर उसे किस किया और उसे अपने ऊपर रखकर सो गया।
सुबह का वक्त, ऋचा का ऑफिस। ऋचा कुछ फाइल देख रही थी कि तभी जानवी उसके केबिन में आई। उसे देखकर ऋचा खुश होकर बोली, जाना तुम आ गई, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। जानवी हल्के से मुस्कुरा कर बोली, कुछ काम था आपको मुझसे? ऋचा फाइल में देखते हुए बोली, हाँ जाना, वो कल रात को मुझसे रघुवंशी का कॉल आया था। राघव का नाम सुनकर जानवी घबरा गई और सोचने लगी, अब क्या नई खुरापात चल रही है राघव सर के दिमाग में, पता नहीं क्या करने वाले हैं। जानवी को सोच में डूबा हुआ देखकर ऋचा बोली, जाना क्या हुआ, क्या सोच रही हो? जानवी बोली, नहीं मैम, मैं कुछ नहीं सोच रही। क्या कह रहे थे वो? ऋचा बोली, तुम्हें पता है कि मिस्टर रघुवंशी बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। उनके बिजनेस के तरीके अलग होते हैं, तो मुझे पेपर वगैरह करने के लिए अपने फार्म हाउस बुलाया है। लेकिन तुम मुझसे ज़्यादा बेहतर वेरीफाई कर पाओगी, तो मैं चाहती हूँ कि तुम जाकर पेपर वगैरह साइन करवा लो। जानवी बोली, लेकिन मैम मैं अकेले कैसे जा सकती हूँ? आपको तो पता है कि मैं किसी के घर नहीं जाती। ऋचा बोली, पता है जाना, लेकिन तुम ये भी जानती हो कि मुझे तुमसे ज़्यादा किसी पर ट्रस्ट नहीं है, तो तुम ही वो सब कर सकती हो, मिस्टर रघुवंशी के चाल को मात दे सकती हो। और मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, तो साइन लेकर ही आना। हाँ, अगर तुम अकेले नहीं जाना चाहती तो ऑफिस में से किसी को भी ले जाओ अपने साथ। जानवी ने सिर्फ हाँ में अपना सर हिला दिया और वहाँ से चली गई। गोवा का राघव का फार्म हाउस। राघव अपने रूम में बैठकर जानवी की तस्वीर देख रहा था कि तभी वहाँ पर समीर आ गया और बोला, सर वो जानवी मैम आ गई है, लेकिन अपने साथ किसी लड़के को लेकर आई है, शायद ऋचा मल्होत्रा के ऑफिस में वो काम करता है। राघव ने मुस्कुराकर समीर की तरफ देखा और बोला, ओहो, लेकिन तुम्हें तो पता है ना कि तुम्हें क्या करना है? समीर सर झुका के बोला, यस सर। इतना बोलकर वो चला गया। इधर जानवी जिस लड़के के साथ आई थी उसे देखकर बोली, हार्दिक देखो, तुम ज़्यादा बात मत करना, ये राघव से रघुवंशी बहुत सनकी इंसान है, तो तुम प्लीज़ बस मेरे साथ रहना। जानवी हार्दिक को इसलिए साथ लेकर आई थी क्योंकि हार्दिक बहुत स्मार्ट था और जानवी को राघव की हरकत से बचना था। तो उसे ये सोचा था कि अगर हार्दिक उसके साथ होगा तो राघव उसके साथ कुछ भी करने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन जानवी को ये नहीं पता था कि स्मार्टनेस में राघव को कोई नहीं हरा सकता था। जानवी और हार्दिक बात ही कर रहे थे कि वहाँ समीर आ गया। वो जानवी की तरफ देख के बोला, आप जा सकती हैं सर से मिलने। जानवी हार्दिक की तरफ देख के बोली, चले हार्दिक। ये सुनकर समीर बोला, कोई एक ही जा सकता है सर के पास। अगर आपको सर के साइन चाहिए तो अकेले जाइए, क्योंकि ऋचा जी ने कहा था कि साइन लेने आप आ रही हैं। जानवी समीर से बोली, ये मेरे साथ ही आया है तो मेरे साथ ही जाएगा। समीर बोला, हाँ बाहर जा सकता है आपके साथ, लेकिन सर के पास नहीं, क्योंकि सर के आदेश नहीं है तो माफ़ करना। हार्दिक बोला, ऐसे कैसे नहीं जा सकता मैं तो जानवी के साथ आऊँगा। समीर बोला, सॉरी लेकिन आप लोगों को साइन नहीं मिलेगा, और ऋचा मैम से मैं कह दूंगा कि आप सबने उनकी बात नहीं मानी। एक छोटी सी शर्त थी कि जानवी जी अकेले जाएं बस। जानवी को अब राघव की चाल अच्छे से समझ आ रही थी। वो खुद से बोली, ये जानते हैं कि ऋचा मैम मुझसे कितना ट्रस्ट करती है और इसी बात का फ़ायदा उठा रहे हैं। अब कैसे भी करके इनका साइन लेना होगा, चाहे मुझे अकेले ही इनका सामना क्यों ना करना पड़े। फिर जानवी ने हार्दिक की तरफ देखा, जो कि अब भी समीर से अंदर जाने के लिए बहस कर रहा था। जानवी इरिटेट होकर बोली, हार्दिक रहने दो, बस एक साइन की बात है, मैं लेकर आती हूँ। मैं ऐसे हमारी कंपनी का नुकसान नहीं कर सकती। इतना बोलकर जानवी राघव के कमरे की तरफ चली गई। जब वो रूम में गई तो देखा राघव रूम में नहीं था और दीवार पे चारों तरफ जानवी के बड़े बड़े पोस्टर लगे थे। ये देखकर जानवी की आंखें फटी की फटी रह गई, लेकिन वो फिर से राघव को खोजने लगी। वो खुद से बोली, शायद वॉशरूम में होंगे, और तभी बालकनी से आती हवा जानवी के चेहरे को छू गई। जानवी मुस्कुराते हुए बालकनी में गई और आंखें बंद करके हवाओं को अपने अंदर फील करने लगी। उसे बहुत अच्छा लग रहा था कि तभी उसके कान में आवाज़ आई, लगता है कि आज की सुबह बहुत खूबसूरत है। जानवी ने जल्दी से आंखें खोली और इधर उधर देखने लगी तो देखा कि बालकनी की एक तरफ में राघव पुशअप कर रहा था। राघव के शर्टलेस सिक्स पैक्स ऐप देखकर, उसके बिखरे बाल जिसे देखकर तो कोई भी पागल हो जाए उसे पाने के लिए। लेकिन जानवी ने एक नज़र राघव को देखा और फिर खुद पर कंट्रोल करते हुए अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। राघव मुस्कुराते हुए एक टॉवल से अपने चेहरे को पोंछते हुए जानवी के पास आया। जानवी राघव के पास आने से थोड़ी दूर खड़ी हो गई, लेकिन जब तक वो कुछ सोचती या राघव से कुछ कहती, राघव ने उसे कमर से पकड़कर अपनी शर्टलेस बॉडी से चिपका लिया। जानवी राघव की ऐसी हरकत से शॉक्ड होकर राघव को देखने लगी। ऐसा लग रहा था कि उसे राघव से ऐसी उम्मीद नहीं थी। वो खुद को छुड़ाते हुए बोली, छोड़िए मुझे, आपको एक बार में बात समझ नहीं आती क्या? मैं नहीं चाहती कि आप मुझे हाथ लगाएं। राघव शैतानी मुस्कान के साथ बोला, तो क्या चाहती हो कि डायरेक्ट मैं तुम्हें होंठों पर टच करूं? तो ठीक है। इतना बोलकर राघव ने अपने होंठ आगे बढ़ाए, लेकिन जानवी ने अपना फेस पीछे कर लिया। जानवी बोली, जल्दी से पेपर पे साइन कीजिए, मुझे जाना है।
राघव अपने हाथों की तरफ देखकर झूठा उदास होकर बोला, मेरे हाथों में चोट आया है तो मैं साइन नहीं कर सकता, लेकिन हाँ अगर तुम पट्टी कर दो तो मैं साइन कर दूँ। जानवी बोली, कोई बात नहीं, मैं मैम से कह दूंगी कि आपके हाथ में चोट आई है। राघव जानवी के फोटो के करीब जाते हुए बोला, सोच लो कितना बड़ा लॉस हो जाएगा तुम्हारी ऋचा मैम को, तुम्हारी एक जीत की वजह से। बहुत आस लगा के बैठी हैं वो इस डील से, अगर मैंने आज साइन नहीं किया तो फिर कभी नहीं करूँगा। जानवी इरिटेट होकर बोली, ठीक है मैं रेडी हूँ आपको पट्टी करने के लिए। आखिर उसे भी किसी भी हालत में राघव के साइन चाहिए थे। वो भी तैयार हो गई। राघव ने जानवी को बिस्तर पर टेबल की तरफ इशारा करते हुए कहा, बॉक्स वहाँ है, जाओ ले आओ। जानवी ने बॉक्स देखा और खुद से बोली, इतने कॉन्फिडेंस में थे कि मुझसे पट्टी करा कर ही मानेंगे। फिर वो बॉक्स लाकर राघव को पट्टी करने लगी। पट्टी करने के बाद राघव ने साइन किया, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे, तो जानवी ने जल्दी से राघव का हाथ पकड़ा। तो राघव जानवी को देखने लगा। फिर जानवी को याद आया कि उसे क्या कर दिया है, तो वो बोली, जल्दी से साइन कीजिए, मुझे यहाँ से जाना है। साइन करने के बाद जानवी ने राघव से पेपर लिया और वहाँ से जाने लगी, लेकिन तभी राघव जानवी का हाथ पकड़कर बोला, इतनी बड़ी डील हुई है तो मुंह मीठा तो होना चाहिए। जानवी बोली, ऋचा मैम और आपके बीच हुई है ये डील। राघव बोला, लेकिन अभी तो तुम हो मेरे सामने ऋचा की तरफ से। इतना बोलकर राघव ने अपने पास एक चॉकलेट निकाला और जानवी को खिलाने लगा। जानवी ने पहले तो नहीं खाया, लेकिन राघव अपनी जिद पे अड़ा रहा तो उसे खाना पड़ा। चॉकलेट खाने से जानवी के होंठों पर चॉकलेट लग गई थी और उसे देखकर राघव बोला, अब मेरी बारी है मुंह मीठा करने की। इसके पहले जानवी कुछ समझ पाती, राघव ने जानवी के होंठों पर अपने होंठ रख दिए और उसके होंठों पर लगे चॉकलेट को लीक करने लगा। जानवी राघव के ऐसे सर्टलेस होने की वजह से और सिहर रही थी और राघव अपने होश खोकर जानवी के होंठों को शक कर रहा था। जानवी राघव के किस्से इतनी पागल हो गई थी कि खुद को सरेंडर कर देना चाहती थी उसके आगे, लेकिन अचानक तभी वो अपने सेंस में आई और जोर से राघव को धक्का दिया और पेपर लेकर भाग गई। राघव को जानवी कैसा उससे दूर जाना बहुत खटक गया और उसे गुस्सा आ गया और वो गुस्से में अपने दांत पीसते हुए बोला, मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत करूं, लेकिन तुम मुझे मजबूर कर देती हो। अब शायद मुझे मजबूरन कुछ ऐसा करना होगा जो कि तुम इमेजिन नहीं कर पाओगी जान। इतना बोलकर राघव ने किसी को कॉल किया और बोला, तुम्हारे पास एक एनवेलप भेज रहा हूँ, बस उसे तुम्हें ऋचा मल्होत्रा के सेक्रेटरी जानवी भाजवा के पास पहुँचाना है। फिर राघव ने कॉल डिस्कनेक्ट किया और खुद से बोला, तुम्हें मुझे किस नहीं करने दिया जान, बहुत तड़पाया है, तो अब तुम देखो कि तुम्हें अपने पास लाने के लिए राघव क्या करता है। इतना बोलकर राघव ने एक नज़र जानवी के पोस्टर पर डाली और बोला, सॉरी, लेकिन तुम्हें पास लाने के लिए, टच करने के लिए मुझे वो सब फिर से दोहराना होगा। चैप्टर 50। राघव ने गुस्से में जानवी के खिलाफ एक्शन ले लिया था। इधर जानवी पेपर लेकर ऋचा के पास आई और पेपर देकर बोली, मैम मैंने मिस्टर रघुवंशी से साइन ले लिए हैं, लेकिन आपसे एक अनुरोध है कि मुझे कोई और प्रोजेक्ट दे दीजिए, लेकिन मैं मिस्टर रघुवंशी के प्रोजेक्ट में काम नहीं करना चाहती। ऋचा जानवी को इशारे से बैठने के लिए कहा और पेपर देखते हुए बोली, जाना तुम जानती हो कि मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं टालती, लेकिन पहली मुलाकात में ही मिस्टर रघुवंशी ने ये शर्त रख दी थी कि एक बार प्रोजेक्ट शुरू हो गया फिर एम्प्लॉयज़ नहीं चेंज हो सकते। आई डोंट नो वाई। जानवी को अच्छे से समझ आ रहा था कि राघव ने ये सब उसे परेशान करने के लिए किया था। जानवी परेशान होकर बोली, लेकिन मैम बाकी सब तो वही होंगे, सिर्फ मेरे ना होने से क्या फ़र्क पड़ेगा। जानवी बोली, रूल्स इज़ रूल्स जाना, उन्हें लगता है कि जिस पे वो विश्वास करते हैं उनके साथ प्रोजेक्ट किया जाए तो हमें बेनिफिट मिल सकता है, तो सॉरी, इस बारे में मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं मान पाऊँगी और मेरी खुद की वजह है, क्योंकि मिस्टर रघुवंशी को तुम अच्छे से समझती हो, उनकी कौन सी चाल को कब कहाँ कैसे मात देना है तुम जानती हो, तो प्लीज़ मेरे लिए ही सही तुम्हें इस प्रोजेक्ट को संभालना होगा। जानवी को ना चाहते हुए भी ऋचा की बात माननी थी, क्योंकि बात तो ऋचा की सही थी और वो भी जानती थी कि राघव बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और वो ऋचा से डील सिर्फ उसे परेशान करने के लिए ही कर रहा है। वो चुपचाप अपनी फाइल लेकर चली गई। शाम का वक्त, जानवी का केबिन। जानवी अपने केबिन में काम कर रही थी और काम करते वक्त उसने अपने बालों को जूड़ा बना लिया था, लेकिन उसके कुछ बाल उड़ते हुए उसके चेहरे पर आ रहे थे। वो कुछ फाइल देख रही थी और उसने अपने होंठों को बीच पेन दबा रखा था और उसी वक्त राघव वहाँ आया और उसकी नज़र जानवी के ऊपर पड़ी कि जानवी के केबिन का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था। जानवी के उड़ते बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे, जिसको देख राघव के फेस पर मुस्कान आ गई, लेकिन जब उसकी नज़र जानवी के होंठों के बीच दबे पेन पर गई तो वो थोड़ा गुस्से में बोला, मुझसे बेटर तो ये पेन है जिसको तुमने अपने होंठों के इतने करीब रखा है, लेकिन ये गलत बात है, तुम्हारे होंठों पर सिर्फ मेरा हक है जान, सिर्फ मेरा। इतना बोलकर वो अपने बगल में खड़े माधव को देखकर बोला, मधु, मैं जान से मिलने उसके केबिन में जा रहा हूँ, मेक श्योर कि कोई हमें परेशान न करे। माधव परेशान होकर बोला, भाई लेकिन ये ऋचा का ऑफिस है, क्या करूँगा मैं। राघव बोला, मुझे नहीं पता, लेकिन कोई अंदर नहीं आएगा जब तक मैं जान से बात नहीं कर लेता। इतना बोलकर राघव बिना माधव की बात सुने जानवी के केबिन में चला जाता है
और यहाँ माधव इरिटेट होते हुए खुद से बोला, ये भाई भी ना भाभी को देखकर सब भूल जाते हैं। अपनी वाली को तो कैसे भी करके अपने करीब ले आते हैं, लेकिन इनकी वजह से मेरी वाली मुझसे नाराज़ है। क्या होगा इनका। फिर वो ऊपर देख के बोला, भगवान जल्दी से भाभी को दे दो भाई को, न तो ये सबकी नैया डुबा देंगे। इतना बोलकर वो ऋचा के केबिन में चला गया। इधर राघव जानवी के केबिन में आया, लेकिन जानवी को लगा कि कोई और है। वो फाइल में देखती हुई बोली, काका प्लीज़ एक कप चाय ले आइए ना, सर दर्द हो रहा है। राघव जानवी की मासूमियत देखकर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वो जानवी के पास जाने लगा तो जानवी को लगा कि वो काका नहीं कोई और है, तो उसे अपना नज़र उठा के सामने देखा। राघव मुस्कुराते हुए जानवी को होठों को देख रहा था, जिसमें जानवी ने अभी भी पेन को दबा के रखा हुआ था। और राघव को देख के वो जल्दी से पेन को मुंह से निकालकर टेबल पर रख के बोली, ऋचा मैम का केबिन दूसरी तरफ है। राघव टेबल पर से जानवी का पेन को उठाकर बोला, जिसमें अभी भी जानवी को होठों की लिपस्टिक हल्की सी लगी हुई थी। अगर किसी को अपने होठों से लगाना ही है जान, तो मैं ही क्यों ना। इस पेन को क्यों तकलीफ दे रही हो। इतना बोलकर राघव पेन को अपने होठों पर फेरने लगा, जिससे पेन पे लगी जानवी की लिपस्टिक राघव के होठों पे लग गई। और जानवी ये देखकर घबराते हुए इधर उधर देखने लगी, क्योंकि वो राघव की ऐसी हरकत नहीं देख पा रही थी। ये देखकर जानवी अपनी कुर्सी से उठकर केबिन से बाहर जाने लगी, लेकिन अभी वो दरवाजे पर पहुंची ही थी। राघव ने दरवाजे को बंद करके जानवी को दरवाजे से लगा दिया और अपने दांत पीसते हुए बोला, अगर मैं तुम्हारे करीब आ रहा हूँ तो मुझे आने दो। मुझे रोकने की या मुझसे दूर जाने की कोशिश मत करना, नहीं तो तकलीफ़ तुम्हें ही होगी। मुझे तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करनी होगी, क्योंकि मुझे तुम्हें किस करना है, तुम्हारे पास आना है। इतना बोलकर राघव ने जानवी के होंठों पर अपने होंठ रखे, लेकिन जानवी ने राघव को झटके से दूर कर दिया और गुस्से में बोली, आप एक गिरे हुए इंसान हैं और आपकी हरकतें उससे भी ज़्यादा गिरी हुई हैं। मैं आपकी हरकतों को बर्दाश्त नहीं करूँगी। इतना बोलकर जानवी दरवाज़ा खोलकर ऋचा के केबिन में चली गई और राघव गुस्से में अपने हाथ को दरवाजे में पटक कर बोला, वो तो तुम्हें आज शाम पता चल ही जाएगा कि मैं कितना गिरा हुआ हूँ। पागल हूँ मैं तुम्हारे लिए, आई एम क्रेज़ी फॉर यू। और आज शाम को तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे लिए मैं किस हद तक जा सकता हूँ। इतना बोलकर राघव ने जानवी की पेन अपने पॉकेट में रखी और चला गया। जानवी और राघव ऋचा के केबिन में थे। जानवी ऋचा के बगल में खड़ी थी और राघव ऋचा के सामने बैठा हुआ था, लेकिन उसकी नज़रें सिर्फ जानवी पे थी। ऋचा राघव की तरफ देख के बोली, मिस्टर रघुवंशी, मैंने सोचा कि अब हम पार्टनर हो गए हैं तो क्यों ना एक पार्टी हो जाए। फिर वो जानवी की तरफ देख के बोली, क्यों जाना, क्या ख्याल है तुम्हारा। जानवी बोली, अच्छा आइडिया है मैम। जानवी बोली, लेकिन सारी अरेंजमेंट तुम्हें करनी है जाना। कल एक बिजनेस मीटिंग है मेरी और मिस्टर रघुवंशी के साथ में, कुछ बाहर के क्लाइंट आ रहे हैं, उसके बाद पार्टी होगी। जानवी ने हाँ में सर हिला दिया और चली गई। शाम का वक्त, जानवी का घर। जानवी कुछ काम कर रही थी, लेकिन राघव के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे और तभी डोरबेल बजी। जानवी ने दरवाज़ा खोला तो सामने एक एनवलप था। ये देखकर वो थोड़ा कंफ्यूज होकर खुद से बोली, ये किसने भेजा है, किसी ने भेजा हो, देख ही लेती हूँ। इतना बोलकर जानवी ने एनवलप खोल कर देखा तो एक लेटर था। वो लेटर खोल कर पढ़ने लगी। पढ़ते पढ़ते उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। वो खुद से बोली, आप इस हद तक गिर जाएंगे मैंने कभी नहीं सोचा था। क्योंकि लेटर में लिखा था राघव ने, जान कल मीटिंग में तुम्हें सबके सामने मुझे पागलों की तरह किस करना है। मैं तुम्हें खुद से दूर करूँगा, तब भी तुम मुझे ज़बरदस्ती किस करोगी। ऐसा लगना चाहिए कि तुम मुझे किस नहीं करोगी तो पागल हो जाओगी, तुम मुझ पे फिदा हो। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं ऋचा मल्होत्रा को रोड पर ले आऊँगा। मैं सारी डील कैंसिल कर दूंगा। और तुम जानती हो कि एक बार मैंने किसी से अपनी डील कैंसिल की तो पूरे बिजनेस वर्ल्ड में सब लोग ऋचा से अपने पार्टनरशिप और अपने शेयर्स वापस ले लेंगे। सोचो, तुम्हारी वजह से तुम्हारी प्यारी ऋचा मैम को रोड पे आना होगा। जो ऋचा मैम तुम पे इतना ट्रस्ट करती है, तुम्हारी हर एक बात मानती है, मुझे नहीं लगता कि तुम ऐसा होने दोगी उनके साथ। और तुम जानती हो कि मैं कुछ भी नहीं कहता, मैं तुम्हारे साथ ये नहीं करना चाहता था जान, लेकिन तुमने मुझे मजबूर किया, तो अब देख लो तुम्हारा क्या करना है। चैप्टर 51। राघव की ऐसी हरकत से जानवी परेशान थी। वो खुद से बोली, नहीं, मैं ऋचा मैम के साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगी। और वैसे भी राघव सर आए थे मैं ऋचा मैम से डील करने, ऋचा मैम नहीं गई थी। और वैसे भी इनकी तो आदत है मुझे सबके सामने जलील करने की। कौन सी पहली बार सबके सामने किस करने को बोल रहे हैं। हर बार मेरे किसी न किसी अपने को टारगेट करके मुझे मजबूर करते हैं। पता नहीं कब छोड़ेंगे मेरा पीछा। इतना बोलकर वो बिना कुछ खाए पिए चुपचाप सो गई। राघव का फार्म हाउस। इधर राघव भी जानवी की तस्वीर अपने फ़ोन में देखे जा रहा था। वो बोला, जान कब समझोगी कि तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं जी पा रहा मैं। अगर सांस भी लेता हूँ तो तुम ही याद आती हो। वैसे मैंने माँ से बता दिया है कि तुम मिल गई हो और माँ भी इंतज़ार कर रही है अपनी बहू का। इरादा क्या है जान, कब तक चलना है अपने घर। इतना बोलकर
राघव ने जानवी को तस्वीर पर किस किया और मुस्कुरा कर बोला, कल का इंतज़ार है बस। फिर वो भी अपने शर्ट के बटन खोलकर जानवी की तस्वीर सीने से लगाकर सो गया। सुबह का वक्त, ऋचा का ऑफिस, मीटिंग हॉल। राघव हेड चेयर पर बैठा था और ऋचा साइड में थी। बाकी सब क्लाइंट्स प्रोजेक्ट डिस्कस कर रहे थे, लेकिन राघव एक बार अपने रिस्ट वॉच को की तरफ देखता और फिर दरवाजे की तरफ देखता, क्योंकि उसे तो जानवी का इंतज़ार था, लेकिन जानवी का कहीं पता नहीं था। राघव बेचैन होकर बोला, कहाँ हो जान? इंतज़ार नहीं हो रहा मुझसे, जल्दी आओ ना, मेरे होठ इंतज़ार कर रहे हैं तुम्हारे होठों को स्पर्श किए। लेकिन जानवी अभी तक नहीं आई थी। अब मीटिंग खत्म हो गई, सब खड़े हो गए, लेकिन जैसे ही सब जाने को हुए वैसे ही हॉल का दरवाज़ा खुला और जानवी तेज़ी से आई और डायरेक्ट राघव की गर्दन को पकड़ के उसके होठों पर अपने होठ रख दिए और उसे किस करने लगी। राघव को जानवी से खुद को दूर करना था, जिससे लगे कि जानवी उसके लिए पागल है, लेकिन जानवी खुद उसके इतने करीब आई थी, ये सोचकर वो चाह के भी उसे खुद से दूर नहीं कर पा रहा था। लेकिन जानवी ने भी उसे पागलों की तरह किस किया और तब तक किस किया जब तक कि राघव को सांस लेने में समस्या नहीं होने लगी। उसके बाद जानवी राघव से दूर हुई और राघव की आंखों में देखा तो राघव फिर से उसके करीब आने लगा, इसकी परवाह किए बिना कि और भी लोग वहाँ हैं। लेकिन उसने देखा कि जानवी की आंखों में आंसू थे। ये देखकर वो जानवी के चेहरे को अपने हाथों में भरने लगा, लेकिन इसके पहले कि वो जानवी को टच भी कर पाता, जानवी अपने आंसुओं को पोंछते हुए वहाँ से चली गई। जानवी की आंखों में आंसू देखकर राघव भी तड़प गया था और वो भी उसके पीछे चला गया। इधर जानवी अपने केबिन में आ गई और रोते हुए खुद से बोली, अब तो मुझे ये लग रहा है कि कैसे मैंने आप जैसे इंसान से प्यार कर लिया। आप किसी को नीचा दिखाने की किसी भी हद तक जा सकते हैं ना। इतना बोलकर वो अपने आंसुओं को पोंछकर चुपचाप टेबल पर बैठ गई। इधर राघव जानवी के केबिन की तरफ ही बढ़ रहा था, लेकिन तभी ऋचा ने उसे रोक लिया। वो बड़े ही कॉन्फिडेंस से राघव की तरफ देख के बोली, देखिए मिस्टर रघुवंशी, मुझे नहीं पता कि जाना को क्या हुआ जो उसने ऐसा किया, लेकिन मैं मेरी जाना को जानती हूँ। वो भी बहुत अच्छी है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकती। राघव को तो जानवी से बात करनी थी, इसलिए वो बोला, ऋचा बात करते, अभी मुझे जाना है। ऋचा बोली, नहीं, मुझे अभी बात करनी है, क्योंकि बात मेरी जाना की है। आज तक आपको पता है कि किसी की तरफ नज़र उठा के भी नहीं देखा है, चाहे कोई कितना भी सुंदर स्मार्ट हो, और अगर कोई उसके पास आना भी चाहे तो भी वो नहीं आने देती। मुझे नहीं पता कि मेरी जाना के पास में क्या हुआ था उसके साथ, कि उसका प्यार पर से भरोसा ही उठ गया। फिर ऋचा हाथ जोड़कर बोली, ऋचा मल्होत्रा आपके सामने हाथ जोड़ रही है, प्लीज़ मेरी जाना को घाव फिर से हरा मत कीजिए। राघव ये सुनकर शौक में था। वो बोला, क्या मतलब कि जानवी ने मुझे जानबूझकर किस नहीं किया? ऋचा बोली, नहीं पता, लेकिन प्लीज़ जाना से दूर रहिए। इतना बोलकर ऋचा जानवी के पास चली। रात का वक्त, ऋचा का ऑफिस। जानवी अभी अपने केबिन में काम कर रही थी, क्योंकि वो फ्री होना ही नहीं चाहती थी। तभी ऋचा आई और बोली, जाना चलो, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देती हूँ। जानवी बोली, नहीं मैम, आप जाइए, मुझे काम है। जानवी बोली, कम ऑन जाना, बहुत हो गया काम, अब चलो। इतना बोलकर वो जानवी का हाथ पकड़कर ले जाने लगी और कार में बैठा दिया। ऋचा और जानवी कार में बैठे थे, लेकिन जानवी चुपचाप कार से बाहर देख रही थी और ऋचा से जानवी की उदासी देखी नहीं जा रही थी। फिर उसे अचानक गोलगप्पे का स्टॉल दिखा तो वो मुस्कुरा के बोली, जाना चलो, तुम्हारा मूड ठीक करते हैं, क्योंकि कल तुम्हें पार्टी की तैयारी भी तो करनी है। जानवी ने जब गोलगप्पे का स्टॉल देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। लेकिन मैम, आपको तो स्ट्रीट फूड नहीं पसंद है? ऋचा मुस्कुराते हुए बोली, मेरी जाना के लिए कुछ भी। इतना बोलकर दोनों स्टॉल के पास आए और जानवी दुकानदार से बोली, भैया प्लीज़ ज़रा सा स्पाइसी बनाना। फिर दोनों खाने लगती हैं। जानवी मज़े से खा रही थी कि तभी राघव की कार वहाँ से गुजरती है और राघव की नज़र मुस्कुराती हुई जानवी पे जाती है, जिसको देखकर राघव के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। तो खुद से बोला, क्यों ना आज मैं भी चख के देख लूँ गोलगप्पे। फिर वो ड्राइवर के बगल बैठे समीर की तरफ देख के बोला, समीर, ऋचा का कुछ करो, मुझे जान के साथ गोलगप्पे खाने हैं। समीर शॉक्ड होकर बोला, लेकिन सर आप तो स्ट्रीट फूड तो को हाथ भी नहीं लगाते। राघव गुस्से में समीर को घूर कर बोला, जितना बोला है उतना करो, अपना दिमाग मत चला। राघव की बात पर समीर सहम जाता है और फिर वो कार से उतरकर किसी को कॉल करके कुछ समझाता है। इधर ऋचा भी खा रही थी कि तभी उसके पास कॉल आया और वो रिसीव करके बात करने के बाद जानवी की तरफ देख के बोली, सॉरी जान, आई हैव टू गो। जानवी बोली, मैम मेरा भी हो गया है तो मैं भी चलती हूँ ना। ऋचा बोली, नहीं तुम एंजॉय करो और टैक्सी लेकर घर चली जाना। जानवी ने हाँ में सर हिला दिया तो ऋचा कार में बैठकर चली गई। ऋचा के जाते ही राघव जानवी के बगल में आ गया और उसे देखकर जानवी प्लेट रखकर बोली, भैया मेरा हो गया। कितने हुए आप बता दें। राघव जानवी को देख के बोला, क्यों डर गई क्या कि कोई आ गया है जो तुम्हें गोलगप्पे खाने में हरा सकता है? जानवी बोली, एक्सक्यूज़ मी, गोलगप्पे खाने में मुझे कोई नहीं हरा सकता। राघव भी जानवी से भड़कते हुए बोला, तो साबित कर दो, मैं मान जाऊँगा। जानवी बेचारी राघव चाल नहीं समझ पा रही थी। वो दुकानदार से बोली, भैया आप प्लेट लगाएं,
फिर दोनों ने खाना शुरू किया। जाह्नवी खाए जा रही थी, लेकिन राघव से मसालेदार बर्दाश्त नहीं हो रहा था। लेकिन उसे तो जाह्नवी के साथ खाना था, इसलिए वो भी खाए जा रहा था। लेकिन वो शौक में था क्योंकि जाह्नवी अब भी नहीं रुक रही थी, जबकि राघव से बिल्कुल भी नहीं खाया जा रहा था। फिर वो रुक गया और बोला, जान नहीं हो रहा, बहुत तीखा है ये। फिर वो पानी देखने लगा, लेकिन पानी कहीं नहीं था। फिर उसने जाह्नवी की तरफ देखा, जिसके होंठ पे गोलगप्पे के पानी लगे हुए थे। वो बोला, जान, मेरी जलन बुझा दो। राघव की बात सुनकर जाह्नवी शॉक्ड होकर राघव को देखने लगी, और उसके पहले वो कुछ कह पाती, राघव ने जल्दी से जाह्नवी के होठों पर अपने होठ रखे और उसे अपने सीने से चिपका लिया। राघव को ऐसा करते ही समीर और कुछ आदमी वहां आए और दुकानदार को लेकर चले गए। जाह्नवी राघव को खुद से दूर कर रही थी, लेकिन राघव जाह्नवी को किस किए जा रहा था। और फिर 15 मिनट किस के बाद जब राघव ने जाह्नवी को छोड़ा तो वो गुस्से में बोली, आज सुबह आपका मन नहीं भरा था मुझे सबके सामने जलील करके, जो यहाँ रोड पे भी आपने मुझे जलील करने आ गए। जाह्नवी की बात पर राघव गुस्सा होकर जाह्नवी के बाजू को पकड़कर बोला, मेरा तुमसे कभी भी मन नहीं भर सकता। और रही बात सुबह की, तो वहाँ कोई भी नहीं था, सब जा चुके थे, सबका रिफ्लेक्शन था वहाँ। हाँ, लेकिन पता नहीं कैसे ऋचा फिर से आ गई और उसने हमें देख लिया। जाह्नवी सुनकर शौक थी। फिर वो बिना कुछ बोले वहाँ से जाने लगी, तो राघव ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, कहाँ जा रही हो? तुम्हें मेरे साथ चलना है, मेरे फार्म हाउस। ये सुनकर जाह्नवी सवालिया नज़र से राघव को देखने लगी। चैप्टर 52। जाह्नवी जब गोलगप्पे की दुकान से जाने लगी तो राघव ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, कहाँ जा रही हो? तुम्हें मेरे साथ मेरे फार्म हाउस चलना है। वो क्या है ना, मैंने नया लिया है अभी गोवा में, तो जब तक तुम नहीं चलोगी सुकून कहाँ से आएगा? जाह्नवी अपनी नज़रें फेर कर बोली, मुझे नहीं जाना आपके साथ कोई फार्म हाउस पर। कल पार्टी है तो मुझे उसकी तैयारी करनी है। हाथ छोड़िए, जाने दीजिए। जाह्नवी ने इतना ही कहा था कि राघव ने झटके से जाह्नवी को अपनी तरफ पलट दिया और अपने सीने से लगाकर बोला, स्वीटहार्ट, ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो, जैसे कि तुम मुझे जानती ही नहीं हो। तुम जानती हो ना कि एक बार मैंने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर हो जाती है, तो चुपचाप चलो, नहीं तो मुझे और भी रास्ते आते हैं। जाह्नवी भी ये बात जानती थी कि राघव अपनी बात मनवा के ही रहता है, बाय हुक और बाय क्रुक। वो बोली, ठीक है, मैं तैयार हूँ चलने के लिए, लेकिन आप कोई बदतमीज़ी नहीं करेंगे। राघव शैतानी मुस्कान के साथ बोला, चलो तो सही है। इतना बोलकर राघव ने जाह्नवी को अपने बाहों में उठा लिया और ले जाने लगा। तो जाह्नवी बोली, अभी मैंने आपसे कहा था कि आप बदतमीज़ी नहीं करेंगे, और आपने हाँ कहा था, और आप अभी से शुरू हो गए। राघव हल्के से मुस्कुरा के जाह्नवी को और कस के पकड़ते हुए बोला, इसे बदतमीज़ी नहीं कहते जान, इसे तो दीवानगी कहते हैं। इतना बोलकर राघव जाह्नवी को ले जाकर कार में बैठा देता है और खुद कार ड्राइव करने लगता है। राघव कार ड्राइव तो कर रहा था, लेकिन उसे अब भी तीखा लग रहा था। तभी जाह्नवी की नज़र उसके फेस पे गई। वो अपने बैग में से पानी की बोतल निकालकर राघव की तरफ बढ़ाते हुए बोली, जब अपने वश में ना हो कोई चीज़ तो उसे नहीं करना चाहिए। राघव पानी की बोतल लेते हुए बोला, ऐसा कुछ भी नहीं है जो मेरे वश में ना हो। एंड बाय द वे, तुम्हें कैसे पता कि मुझे पानी की ज़रूरत है? जाह्नवी कार से बाहर देखते हुए बोली, अपने होंठों और नाक और चेहरे को देखिए, लाल हो गए हैं पूरे। और तभी राघव की नज़र जाह्नवी के होंठों पर गई और जाह्नवी के होंठ भी लाल हो गए थे। और जाह्नवी को ऐसे देखकर राघव खुद पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, उसका गला सूख रहा था। फिर वो खुद से कंट्रोल करते हुए ड्राइव करने लगा। कुछ ही देर में वो लोग राघव के न्यू फार्म हाउस पहुंच गए थे, और जाह्नवी की नज़र जब उस पर पड़ी तो वो देखती ही रह गई, क्योंकि फार्म हाउस के डोर पर डायमंड्स लिखा हुआ था, राघवी पैलेस। जाह्नवी जब उसे देख रही थी तभी राघव बोला, कैसा लगा? जाह्नवी पैलेस देखते हुए बोली, इट्स सो ब्यूटीफुल। राघव बोला, मतलब मेरी जान को पसंद आया हमारा आशियाना? जाह्नवी बोली, नहीं, मेरा मतलब है कि आपका नाम तो राघव है, तो आपने इस पर राघवी क्यों लिखवाया है? राघव बोला, क्योंकि राघव के रोम में तो जाह्नवी बसती है, तो ये पैलेस सिर्फ राघव का कैसे हो सकता है, इसलिए राघवी, वो भी राघव के साथ जाह्नवी है। राघव की ऐसी बात पर जाह्नवी राघव को देखने लगी। उसका मन कर रहा था कि वो जोर से राघव को गले लगा ले और उसे किस करे, लेकिन वो जानती थी कि राघव की ये सब पैंतरेबाजी बहुत पुरानी है, जिससे कोई भी उसके झांसे में आ जाए। लेकिन जाह्नवी उनमें से नहीं थी, इसलिए उसने खुद पे कंट्रोल किया और बोली, मुझे जाना है, आप प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। राघव जाह्नवी को कमर से पकड़कर उसे अपने करीब लाते हुए बोला, अभी तो गृह प्रवेश बाकी है मेरी जान। जाह्नवी राघव की पकड़ से खुद को छुड़ा रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो ज़्यादा देर राघव के साथ रही तो वो खुद को राघव के करीब जाने से नहीं रोक पाएगी। राघव जाह्नवी को अपने बाहों में लेकर फार्म हाउस के दरवाजे पर आया और अपने फार्म हाउस के नौकर बिरजू को बुलाया और बोला, मैंने जो कहा था सब तैयार है ना? बिरजू ने हाँ में सर हिलाया और जाके अंदर से इम्प्रेशन पैड्स ले आया और राघव जाह्नवी के सामने रख दिया। राघव जाह्नवी को उतार कर बोला, जान, अपना एक पैर इस पर रखो। लेकिन जाह्नवी राघव की बात नहीं मान रही थी, तो राघव ने जाह्नवी को कमर से पकड़कर अपने करीब किया और बोला, जान, जो बोल रहा हूँ करो, नहीं तो मैं अभी सबके सामने तुम्हें किस करूँगा, और उसके आगे भी बहुत कुछ। जाह्नवी ने ये सुना तो जल्दी से अपना एक पैर
इम्प्रेशन पैड पे रख दिया और राघव ने भी अपना एक पैर जाह्नवी के साथ रखा, जिससे दोनों के पैर उसके ऊपर छप गए। फिर बिरजू ने उसे उठाकर सुरक्षित रख दिया और राघव ने जाह्नवी को पूरा फार्म हाउस दिखाया, और वो भी ज़बरदस्ती। उसके बाद राघव जाह्नवी को बेडरूम में ले गया, जिसमें राघव और जाह्नवी के साथ में तस्वीरें थी। किसी में राघव ने जाह्नवी को कमर से पकड़ा था, किसी तस्वीर में वो जाह्नवी को किस कर रहा था। ये सब देखकर जाह्नवी खुद से बोली, कम से कम तस्वीरों में थोड़ी सी शराफत दिखा देते, लेकिन नहीं, इनका तो करोड़ों का नुकसान हो जाता। तस्वीरों में भी थोड़ा सा दूर नहीं रह सकते। इतना बोलकर जाह्नवी ने अपने बगल में देखा तो राघव नहीं था। वो खुश होकर बालकनी की तरफ गई तो देखा कि हल्की हल्की बारिश हो रही थी और वो खुश होकर बारिश में भीगने लगी। और तभी राघव वॉशरूम से बाहर आया तो देखा कि बारिश जोर से होने लगी थी और जाह्नवी गोल गोल घूमते हुए बारिश में खुश होकर भीग रही थी। ये देखकर राघव के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, लेकिन तभी उसका गला सूखने लगा, क्योंकि बारिश में भीगने की वजह से जाह्नवी के कपड़े उसके शरीर से चिपक गए थे और उसकी पूरी बॉडी झलक रही थी, जिससे उसकी खूबसूरती को और भी अच्छे से राघव देख पा रहा था। फिर वो खुद से कंट्रोल करते हुए जाह्नवी के पास आया और उसका हाथ पकड़कर बोला, जान, गो एंड चेंज योर क्लोथ्स। लेकिन जाह्नवी अपनी खुशी में ये बात नहीं समझ पा रही थी कि अगर वो कुछ वक्त और यहाँ रुकी तो राघव खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाएगा। वो बोली, नहीं, मुझे थोड़ा और भीगना है। राघव जाह्नवी का हाथ कसकर पकड़ते हुए बोला, जान, जो बोला है करो। राघव ने इतना तेज से कहा था कि जाह्नवी बिना कुछ बोले वॉशरूम की तरफ चली गई। फिर राघव की समझ में आया कि उसने कुछ ज़्यादा ही ज़ोर से बोल दिया, और तभी जाह्नवी वॉशरूम से बोली, मेरे कपड़े नहीं हैं यहाँ, आप प्लीज़ मंगवा दीजिए किसी से। राघव जाह्नवी को अपनी शर्ट देते हुए बोला, फ़िलहाल इसी से काम चला लो, सुबह तक इंतज़ाम कर हो जाएंगे। जाह्नवी ने जब शर्ट देखा तो वो बोली, मैं ये कैसे पहन सकती हूँ। राघव बोला, तुमसे पूछ नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ, जल्दी पहनो और बाहर आओ। राघव के डर से जाह्नवी ने जल्दी से शर्ट पहन ली। राघव जाह्नवी का ही इंतज़ार कर रहा था कि वॉशरूम का दरवाज़ा खुला। जाह्नवी जो कि शर्ट के नीचे खिसकाते हुए आ रही थी, क्योंकि राघव की शर्ट जाह्नवी की जांघ तक ही आ रही थी और जाह्नवी ऐसे राघव के सामने आने से बहुत ज़्यादा शर्मा रही थी। ब्लू शर्ट जिसमें जाह्नवी का गोरा रंग और भी ज़्यादा निखर रहा था। जाह्नवी को ऐसे देखकर राघव कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, लेकिन फिर भी वो खुद को कंट्रोल करते हुए खुद से बोला, रिलैक्स रिलैक्स राघव, रिलैक्स, कंट्रोल कर खुद पे, तेरी ही जाह्नवी है, आज नहीं तो कल तेरी ही पास आएगी, तो अभी खुद पे कंट्रोल कर। लेकिन तभी राघव की नज़र जाह्नवी के सीने पर गई तो उसका खुद पर से कंट्रोल गायब हो रहा था, क्योंकि जाह्नवी की शर्ट के ऊपर के कुछ बटन खुले हुए थे, जिससे जाह्नवी का ब्रेस्ट हल्का हल्का सा दिख रहा था और राघव का दिमाग खराब हो रहा था। फिर वो खुद से बोला, तेरी ही जान है राघव, तू एक किस तो कर ही सकता है, किस कर ले जाह्नवी को और बुझा ले अपनी अंदर की आग को, नहीं तो जलता रहेगा तू। फिर वो जल्दी से जाह्नवी के करीब आ गया। ये देखकर जाह्नवी सहम गई और बोली, सर प्लीज़ दूर रहें, क्या कर रहे हैं आप। राघव जैसे कि नशे में हूँ ऐसे बात कर रहा था। वो बोला, जान, एक किस करने दो मुझे, बस मेरे सीने की आग बुझा दो, और कुछ नहीं। जाह्नवी ने कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि राघव ने उसके होठों पर अपने मुंह रख दिए। राघव जाह्नवी को किस कर रहा था, लेकिन अब वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, तो उसने जाह्नवी के ब्रेस्ट के बीच में शर्ट में अपनी एक उंगली डाली और उसको नीचे की तरफ पुश किया, जिससे जाह्नवी के शर्ट के सारी बटन टूट गई और शर्ट खुल गई, जिससे जाह्नवी घबरा गई और खुद को ढकने के लिए राघव को दूर होने लगी। लेकिन जाह्नवी के होंठ तो अब भी राघव के कैद में थे, इसलिए वो राघव से दूर नहीं हो पा रही थी और राघव एक हाथ से जाह्नवी की कमर को कस के पकड़कर अपने करीब कर रहा था और दूसरे हाथ जाह्नवी के ब्रेस्ट पे फेर रहा था। जाह्नवी राघव से दूर होने के लिए कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन राघव ने उसको होठों को अपने मुंह में दबा रखा था, जिससे वो चाह कर भी कुछ नहीं कह पा रही थी। और राघव तो जाह्नवी के होठों को रस को जैसे पी जाना चाहता था और ऐसे किस कर रहा था। और जब राघव को जाह्नवी को किस करते हुए सांस लेने में समस्या होने लगी तो अपने होठों को जाह्नवी को होठों से हटा उसके गले पर किस करते हुए बाइट करने लगा, जिससे जाह्नवी की सिसकियाँ निकल रही थी। और जब राघव ने खुद पर से कंट्रोल खो दिया, जाह्नवी राघव का हाथ अपने ब्रेस्ट पर से हटा रही थी, तभी राघव ने जाह्नवी का हाथ पकड़कर उसे पीछे से लगकर मोड़ दिया। राघव तो शर्टलेस था ही और ऊपर से उसकी सख्त बॉडी वो अपने सीने को जाह्नवी के ब्रेस्ट से चिपका रहा था, जिससे वो जाह्नवी के ब्रेस्ट को अपने सीने से बहुत अच्छे से महसूस कर पा रहा था। और फिर धीरे धीरे राघव जाह्नवी के ब्रेस्ट को अपने दीवार के बीच में सहराने लगा। ये देखकर जाह्नवी जल्दी से राघव को झटककर जल्दी से दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन राघव ने जाह्नवी को पकड़ लिया और अपनी बाहों में उठाकर बिस्तर पर पटक दिया। जाह्नवी के ऊपर झाँकते हुए बोला, कितनी बार कहा है कि मुझसे दूर जाने की कोशिश मत करना, लेकिन तुम मेरी नहीं सुनती हो। देख रही हो ना, जल रहा है मेरा पूरा शरीर, तो क्यों जा रही हो मुझसे दूर। जाह्नवी डरती हुई जल्दी से बैठकर शर्ट को खींचकर खुद को ढकने लगी और राघव भी उसके पास बैठा और उसकी खुली हुई जांघ पे हाथ फेरने लगा। जाह्नवी देखकर बहुत ज़्यादा डर गई थी, लेकिन राघव को अभी रोकना बहुत मुश्किल था। फिर राघव ने जाह्नवी का हाथ उसकी शर्ट से हटाया और उसकी बॉडी से शर्ट को बगल किया
उसके करीब आकर फिर से अपने सीने को जानवी के ब्रेस्ट पे रगड़ने लगा। राघव इतने जोर से अपने सीने को जानवी के ब्रेस्ट पे रगड़ रहा था कि जानवी को दर्द हो रहा था, लेकिन राघव को तो सुकून मिल रहा था जानवी के इतना करीब आके, जिससे वो पूरी जोश के साथ जानवी के ब्रेस्ट को अपने सीने से मसल रहा था। वो जानवी के ब्रेस्ट को अपने सीने से आंखें बंद करके रगड़ रहा था और उसके ब्रेस्ट को महसूस कर रहा था। चैप्टर 53। राघव जानवी के लिए पागल हो चुका था। जानवी अपनी पूरी ताकत से राघव को खुद से दूर कर रही थी, लेकिन राघव को दूर करना आसान नहीं था और राघव धीरे धीरे जानवी की शर्ट उसके शरीर से अलग करने लगा। और उसी वक्त जानवी ने राघव को धक्का दिया और शर्ट से अच्छी तरह खुद को ढकते हुए रोते हुए बोली, आप इसलिए यहाँ मुझे लाए थे ना, ताकि आप मेरे साथ ज़बरदस्ती कर सके। जानवी की आंखों में आंसू देखकर राघव को एहसास हुआ कि उसने क्या कर दिया है। वो जानवी को समझाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन जानवी ने उसे हाथ दिखाकर वहीं रोक दिया और बोली, आगे मत आइएगा, वरना मैं सच कह रही हूँ, खुद को ख़त्म कर दूंगी। राघव घबरा कर बोला, जान डोंट। जानवी बोली, आपको क्या लगा कि आप मुझे यहाँ लाकर कुछ भी करेंगे और मैं बर्दाश्त करूँगी? कभी नहीं राघव सिंह रघुवंशी, आप भूल जाइए कि मैं कभी आपके पास आऊँगी। इतना बोलकर जानवी वॉशरूम में गई और अपने भीगे कपड़े पहनकर ही बाहर आ गई और फिर वो फार्म हाउस से जाने लगी तो राघव बोला, बहुत रात हो गई है, अकेले मत जाओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। जानवी बोली, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और वैसे भी आपके होते हुए मुझे और किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, आपने ना मुझे डराने के लिए। इतना बोलकर जानवी आंधी की तरह वहाँ से निकल गई, लेकिन राघव चिल्ला रहा था, जान रुक जाओ रुक जाओ। लेकिन जानवी को अभी रोकना मुश्किल था, लेकिन जानवी वहाँ से जा चुकी थी। फिर राघव खुद को कोसते हुए बोला, खुद पे कंट्रोल करना चाहिए था तुझे राघव, अब देख नाराज़ हो गई ना। सुबह का वक्त, ऋचा का ऑफिस, राघव का केबिन। जानवी काम कर रही थी, तभी एक फाइल देकर बोली, इसमें तो मिस्टर रघुवंशी के सिग्नेचर चाहिए, क्या करूँ? जाना तो होगा ही, कल रात के बाद तो मन नहीं कर रहा कि उनका फेस देखो, लेकिन अपना काम तो करना ही होगा। इतना बोलकर जानवी ने एक लंबी सांस लेकर खुद को शांत किया और फाइल लेकर राघव के केबिन की तरफ चली गई। राघव अपने केबिन में कल रात के बारे में सोच रहा था कि तभी अलीशा उसके केबिन में आई और अलीशा को देखकर राघव को वो बात याद आ गई जब जानवी अलीशा से जल रही थी। वो शैतानी मुस्कान के साथ खुद से बोला, मिल गया रास्ता मेरी जान को मनाने का और उससे अपने करीब लाने का। और तभी जानवी राघव के केबिन के अंदर आई तो राघव अलीशा की तरफ देख के बोला, अलीशा तुम मेरे पीओ हो ना, तो मेरे पर्सनल काम कौन करेगा, मुझे बिजनेस सूट पहनाओ। अलीशा ने जब ये सुना तो उसकी इस खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो खुश होकर बोली, हाँ सर अभी पहनाती हूँ। इतना बोलकर अलीशा जल्दी से राघव की शर्ट उतारने लगी और तभी उससे राघव की बॉडी दिखने लगी, जिससे अलीशा खुद पे कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। तो वो अपने हाथ को राघव की बॉडी पर फहराने लगी, लेकिन राघव की चाल सच में जानवी पे भारी पड़ रही थी। जानवी सच में राघव को अलीशा के करीब नहीं देख पा रही थी। जानवी ये सब देख नहीं पा रही थी, तो वो चुपचाप अपने आंसू को पोंछते हुए वहाँ से चली गई। और ये माधव ने देख लिया। वो भी राघव के केबिन में आया और अलीशा को राघव के करीब देखकर वो अलीशा से बोला, अलीशा तुम जाओ फाइल ले आओ, मैं भाई को सूट पहना देता हूँ। अलीशा राघव को छोड़कर जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन उसे जाना पड़ा क्योंकि माधव की बात तो राघव भी मानता था, इसलिए वो चुपचाप राघव के केबिन से चली गई। फिर माधव राघव की तरफ देख के बोला, भाई ये क्या था? आप तो हमेशा कहते हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ भाभी से प्यार करते हैं, तो ये सब क्या है? राघव अपने जैकेट पहनते हुए बोला, तुझे शक है क्या? मैं तेरी भाभी से ही प्यार करता हूँ और उसे ही अब मेरे करीब लाने का हक है और इसलिए ही मैंने ऐसा किया जिससे जानवी जेलस होकर मेरे पास आ जाए। राघव मुंह बनाकर बोला, लाइक सीरियस भाई, आपको लगता है कि ऐसी भाभी आपके पास आएगी? आई डोंट थिंक सो। राघव बोला, अभी आई थी लेकिन चली गई क्योंकि वो नहीं देख पाई थी अलीशा को मेरे करीब। लेकिन माधव बोला, लेकिन क्या भाई? राघव बोला, 2 साल पहले जो मैंने उसके साथ किया उसके लिए वो मुझसे नाराज़ है। माधव कंफ्यूज होकर बोला, क्या किया था आपने भाभी के साथ? माधव के पूछने पर राघव ने उसे सब कुछ बता दिया, जैसा कि उसने जानवी के साथ ज़बरदस्ती किया था। ये सब सुनकर माधव शॉक था। वो बोला, भाई आप सच में यार, कम से कम कंफर्म तो कर लिया करो कि सच क्या है, अभी भी ना। राघव बोला, चल अब हो गई गलती, ज्ञान मत दे, साथ दे जानवी को मनाने के लिए। इतना बोलकर राघव वहाँ से निकल गया। जानवी को भी पार्टी के लिए तैयारी करनी थी, तो वो भी वहाँ से चली गई। शाम का वक्त, ऋचा का बंगलो। सब पार्टी में आ चुके थे, लेकिन राघव अभी भी नहीं आया था। सब लोग राघव का ही इंतज़ार कर रहे थे। तब किसी ने कहा, आ गए मिस्टर रघुवंशी। सबने राघव और माधव का स्वागत किया, लेकिन राघव की नज़रें तो सिर्फ जानवी को ही खोज रही। और तभी राघव की नज़र सामने पड़ी। जानवी ने गहरे नीले रंग की साड़ी पहनी हुई थी, साथ स्लीवलेस ब्लाउज और बालों को जूड़ा बनाया था, कान में बड़े बड़े झुमके। जानवी ने लाइट मेकअप किया था, लेकिन तब भी वो बहुत खूबसूरत लग रही। किसी की भी नज़र एक बार जानवी पर पड़ रही थी तो वो कुछ वक्त के लिए थम सा गया था। और राघव को तो मन ही नहीं कर रहा था कि वो जानवी को सबके सांसों से चुरा ले, लेकिन राघव भी कम डैशिंग नहीं लग रहा। सारी लड़कियां उसे देखकर पागल हुई जा रही थी, लेकिन वो तो बस अपनी जान को देख रहा था।
तभी वहाँ ऋचा आई और राघव की तरफ देख के बोली, डेकोरेशन अच्छी है ना? अच्छी क्यों नहीं होगी, आखिर जाना ने कराई है, कब से लगी हुई है, गेस्ट हैंडल कर रही है। फिर वो जानवी की तरफ देख के बोली, जाना बाकी लोग हैंडल कर लेंगे, तुम यहाँ से यहाँ आओ हमारे पास। जानवी राघव की तरफ देखना भी नहीं चाहती थी क्योंकि उसे लग रहा था कि राघव सारी लड़कियों के साथ ऐसा करता है, लेकिन ऋचा के बाद भी तो माननी थी। इसलिए वो नज़र झुका के ऋचा के पास आके बोली, मैम वो कुछ गेस्ट रह गए हैं, मैं देख कर आती हूँ। इतना बोलकर जानवी बिना कुछ बोली वहाँ से चली गई। राघव बात तो कर रहा था लेकिन उसकी नज़र जानवी पर थी और कुछ वक्त बाद ऋचा भी दूसरे गेस्ट में बात करने चली गई तो माधव जानवी को देखकर बोला, भाई ये भाभी सच में आपसे प्यार करती है या नहीं? क्योंकि जब से आया हूँ देख रहा हूँ सारी लड़कियों की नज़र यहाँ तक आप पर और मुझ पर है, लेकिन भाभी एक नज़र आपको नहीं देख रही। राघव जानवी को देखते हुए बोला, यही तो खासियत है मेरी जान की, वो सबसे अलग है। फिर वो माधव की तरफ देख के बोला, तुझे देखना है कि जान मुझसे प्यार करती है या नहीं, तो ठीक है, अब मैं तुझे दिखाता हूँ कि जान मुझसे कितना प्यार करती है। इतना बोलकर राघव चुपचाप कैंटीन के पास आ गया और एक डिश लेकर माधव की तरफ देख के बोला, अब देख तू मेरा कमाल। इतना बोलकर राघव ने सारी डिश एक साथ मुंह में भर ली, जिसको देखकर माधव हैरान हो गया और बोला, भाई ये क्या कर रहे हो, ऐसे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। माधव ने इतना ही कहा था कि तभी राघव को जोर से खांसी आने लगी। अब वो खड़े होकर जोर से खांस रहा था क्योंकि उसके गले में डिश अटक गई थी और तभी जानवी की नज़र राघव पर पड़ी तो वो बहुत ज़्यादा घबरा गई और जल्दी से राघव के पास आके बोली, राघव सर क्या हुआ आपको? लेकिन राघव की आवाज़ नहीं निकल रही थी और ना ही उससे सांस लिया जा रहा था। ये देखकर जानवी और ज़्यादा परेशान हो गई और उसकी आंखों से आंसू आने लगे। वो जल्दी से राघव को बैठाकर उसके पीठ को सहलाने लगी और वेटर से बोली, जल्दी से ज़ीरा पानी लेकर आइए। जानवी के कहने पर वेटर जल्दी से पानी लेकर आया और जानवी अपने हाथों से राघव को पिलाने लगी। पानी पीने के बाद राघव को अब ठीक लग रहा था तो जानवी बोली, आप ठीक तो है ना राघव सर? जानवी ने बहुत दिनों के बाद राघव का नाम लिया था। ये देखकर राघव खुश था लेकिन ऋचा शॉक थी क्योंकि जानवी ने कभी भी राघव का नाम नहीं लिया था और वो कभी किसी के लिए इतना परेशान नहीं हुई थी। लेकिन जानवी तो अब भी घबराई हुई थी, उसकी आंखों से अब भी आंसू गिर रहे थे। तो राघव जानवी के आंसू को पोंछते हुए बोला, हे आई एम फाइन सी। राघव ने इतना ही कहा था कि जानवी राघव के गले लगकर जोर जोर से सिसक कर रोने लगी और सभी जानवी को देखकर शौक में थे। चैप्टर 54। जानवी राघव के गले लगकर रो रही थी और राघव उसके सर को सहलाकर उसे शांत करा रहा था। ऋचा को यह सब बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था, फिर भी वो जानवी को राघव से अलग करके बोली, जाना मिस्टर रघुवंशी ठीक है, डरो मत। फिर ऋचा सबकी तरफ देख के बोली, वो क्या है ना जाना मेरी रेपुटेशन को लेकर कोई रिस्क नहीं लेती, इसलिए वो मिस्टर रघुवंशी को लेकर इतना डर गई थी कि अगर इन्हें कुछ हो गया तो मेरी रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी और कुछ नहीं। ऋचा जानती थी कि ऐसा नहीं है लेकिन उसे अभी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और स्थिति को संभालना था जो कि हमेशा जानवी किया करती थी। लेकिन आज बात जानवी की थी तो ऋचा को आगे आके जानवी को सिचुएशन से निकालना था। फिर वो जानवी की तरफ देख के बोली, है ना जाना? तब तक जानवी भी समझ गई थी कि वो क्या कर रही थी। वो भी अपना सर हाँ में हिलाकर वहाँ से चली जाती है। जानवी के जाने के बाद माधव राघव की तरफ देख के बोला, वाह भाई आप तो सच में कमाल हो, लेकिन मुझे एक बात बुरी लगी। माधव के कहने पर राघव जानवी के हाथ का जीरा पानी पीते हुए बोला, कौन सी बात? माधव बोला, भाई आप भाभी के प्यार का गलत फ़ायदा उठा रहे हो। देखा ना आपने कितना परेशान हो गई थी भाभी, रो रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि अगर आपको कुछ भी हो गया तो वो जिंदा नहीं रह पाएंगी। राघव एरोगेंट स्टाइल में बोला, हाँ तो जान किसकी है? राघव से रघुवंशी की, कुछ तो स्पेशल होगी ना। और वैसे भी मुझे ही देखना था कि जानवी मुझसे कितना प्यार करती है, तो देख लिया ना, उससे ज़्यादा मुझे चाहती है, लेकिन मेरी एक गलती की वजह से इतनी बड़ी सज़ा खुद को भी दे रही है और मुझे भी। माधव कुछ सोचते हुए बोला, नहीं भाई मुझे नहीं लगता कि भाभी सिर्फ उसी बात से लेकर इतना गुस्सा है, बात कुछ और भी है। क्योंकि प्यार तो भाभी आपसे आज भी करती है, तो आपको अब तक माफ़ कर दिया होता। राघव कंफ्यूज होकर बोला, तो तुझे क्या लगता है क्या करना चाहिए मुझे? माधव बोला, मुझे लगता है कि आपको भाभी से बात करनी चाहिए। राघव बोला, ठीक है तो तू यहाँ देख, मैं देखता हूँ जानवी कहाँ है। इतना बोलकर राघव जानवी को खोजते हुए ऊपर की तरफ गया। राघव जानवी को हर तरफ खोज रहा था लेकिन जानवी उसे कहीं नज़र नहीं आ रही थी। तभी वो एक कमरे के सामने से गुजर रहा था और उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी तो वो देखने के लिए दरवाज़ा खोलने लगा तो सामने देखा कि जानवी बिस्तर से के पास खड़े होकर सिसक रही थी। जानवी रोते हुए खुद से बोली, क्यों जानवी क्यों तू खुद को कंट्रोल नहीं कर रही है? तुझे ये खुद को समझाना होगा कि तू उनसे प्यार नहीं करती, वो कभी तुझसे प्यार नहीं करेंगे। उनके लिए लड़कियां उनका शौक़ नहीं खिलौना है, जुनून है बस, और कुछ नहीं। राघव जानवी की सारी बातें सुन रहा था तो वो खुद से बोला, यार ये ऐसा क्यों सोच रही है, इसे समझ क्यों नहीं आता कि यही मेरा जुनून है। जानवी अपने आंसू को पोंछते हुए बोली, आज सुबह ही तो उन्होंने एक डेमो भी दिया था,
अलीशा को लेकर। जैसा कि 2 साल पहले वो मुझसे अपनी शर्ट उतारवाते थे, वैसी आज अलीशा के साथ किया। मुझे तो पहले ही समझ जाना चाहिए था कि ऐसा इंसान किसी से प्यार नहीं कर सकता। मुझे उनके लिए नहीं रोना है। इतना बोलकर जाह्नवी जैसे ही जाने को हुई, वैसे ही कमरे की लाइट चली गई और ये देखकर जाह्नवी सहम गई। जाह्नवी खुद से बोली, ये लाइट को क्या हो गया? हॉल में तो लग रही है, तो बस रूम की लाइट कैसे जा सकती है? देखती हूँ। इतना बोलकर जाह्नवी बाहर जाने लगी कि तभी किसी ने उसकी खुली कमर पर हाथ रखा। ये देखकर जाह्नवी ने चिल्लाने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि तभी उसे जाह्नवी के मुंह पर हाथ रख दिया और जाह्नवी को दीवार से लगाकर उसके बहुत करीब खड़ा हो गया। जाह्नवी के इतने करीब होने से जाह्नवी को उसकी सांसें अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। फिर उसने जाह्नवी के कान के पास जाके कहा, मैं हाथ हटा रहा हूँ, चिल्लाना मत, वरना मुझे फिर से तुम्हारा मुँह बंद करने में देर नहीं लगेगी। जाह्नवी को समझते देर नहीं लगी कि वो कोई और नहीं, राघव है। फिर राघव ने अपने हाथ जाह्नवी के मुंह से हटाया और जाह्नवी के होठों के करीब अपने होठ ले जाके बोला, ऐसे सच तुम आज बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो यार। मन तो कर रहा है कि अभी तुम्हारे साथ अपनी सारी हदें पार कर लूँ, लेकिन फ़िलहाल उससे भी काम में बात नहीं बन सकती। लेकिन तुम्हें भी मेरे साथ देना होगा। जाह्नवी राघव के बात से डर गई थी। वो घबरा कर बोली, क्या मतलब है आपका? राघव बिना कुछ बोले जाह्नवी के होठों पर अपने होठ रखकर उसे अपनी पूरी ताकत से चूमने लगा। जाह्नवी राघव को खुद से दूर करने चाहती थी, लेकिन उसका मन राघव के लिए इतना परेशान था कि वो चाहकर भी राघव को खुद से दूर नहीं कर पा रही थी। राघव से किस करते हुए अपना पागलपन पूरा कर रहा था और उसके ब्रेस्ट पर किस करना शुरू किया। लेकिन तभी जाह्नवी को अलीशा और राघव की नज़दीकियाँ याद आ गई और वो झटके से खुद को राघव से दूर कर बोली, कितनी लड़कियों को अपने पास रखना चाहते हैं आप जैसा इंसान मैंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखा। मेरे पास मत आइएगा। इतना बोलकर जाह्नवी ने अपनी साड़ी को ठीक किया और फिर से वहाँ से चली गई। जाह्नवी के जाने के बाद राघव खुद से बोला, क्या कर रहा है तू? बात करने आया था जान से और तू फिर से अपना ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाया। इतना बोलकर राघव जाह्नवी के पीछे आ गया, लेकिन उसे जाह्नवी कहीं नहीं दिखाई दे रही थी। पार्टी में वो जाह्नवी के बारे में पूछने के लिए हार्दिक के पास आने लगा तो देखा कि हार्दिक अपने साथ के 2 लड़कों से जाह्नवी के बारे में ही बात कर रहा था। हार्दिक बोला, यार जाह्नवी इतनी हॉट लड़की अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखी मैंने, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि ये किसी को अपने पास नहीं आने देती। चाहे कितना भी प्यार से रहेंगे, कितना भी केयरिंग एंड डेयरिंग बनो, इसके आगे फ़र्क ही नहीं पड़ता। दूसरा लड़का बोला, यार मैंने तो इसके साथ ज़बरदस्ती करने की भी कोशिश की थी, लेकिन हर बार बच जाती है। यार ये तो खुद भी इतना कस के मारती है कि मैं शॉक्ड हो जाता हूँ। तीसरा लड़का बोला, हाँ तो निखिल यार प्लानिंग करके करना चाहिए ना। हार्दिक बोला, हाँ तो अनुज तूने भी तो प्लानिंग की थी, क्या हुआ? अनुज बोला, यार मैं तो ऋचा मैम की वजह से डर गया, वो भी तो। निखिल बोला, हाँ इसलिए तो वो आज तक हमसे बची हुई है। हार्दिक ड्रिंक करते हुए बोला, लेकिन अब नहीं बचेगी। हार्दिक की बात पर निखिल और अनुज शॉक्ड होकर बोले, क्या मतलब है तेरा? हार्दिक बोला, मैंने ऐसा प्लान बनाया है कि आज तो हमारे साथ आकर ही रहेगी। निखिल बोला, और तुझे इतना यकीन कैसे है? हो सकता है कि हर बार की तरह बच जाए। हार्दिक मुस्कुरा कर बोला, तुझे दिख रही है जाह्नवी कहीं भी? नहीं ना, क्योंकि वो मेरे जाल में फंस चुकी है। जब सबने ये सुना तो सब पार्टी में जाह्नवी को खोजने लगे, लेकिन जाह्नवी सच में पार्टी में नहीं थी और राघव भी ये देखकर घबरा गया था और वो पागलों की तरह जाह्नवी को खोजने लगा, लेकिन जाह्नवी कहीं भी नहीं थी।